गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल है, कैसी हैं? आज का प्रोग्राम का जो गिफ्ट है वो मेरी ख़ास मैके वाली माओ के लिए है, जो मेरे भांजे, भतीजे, भतीजियाँ, ये सब जो मुझे खाला कहते हैं, फुप्पो कहते हैं, उन सब के लिए ये प्रोग्राम है। क्योंकि मुझे पता है अगर हाउसवाइफ माँ हो या वर्किंग लेडी माँ हो, दोनों की जिम्मेदारियाँ बहुत बटी हुई होती हैं, बड़ा रूटीन सेट हुआ हुआ होता है, बड़ा डिसिप्लिन ज़िंदगी में रखना पड़ता है। अब अगर हाउसवाइफ की बात करूँ मैं, तो वो माँ, उसका रूटीन क्या होता है? सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजना, उनका नाश्ता बनाना, उनका लंच पैक करके देना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, घर की तैयारी, भागम दौड़, मासी आए या मासी नहीं भी है तो खुद झाड़ू पोछा करके पूरे घर की सफाई करना, टीवी भी चल रहा है, सफाई भी हो रही है, खाने भी पक रहे हैं, एक गहमा गहमी सी मची होती है ज़िंदगी में। फिर बच्चों के आने से पहले जाहिर है थोड़ा सा उनके खाने वाने की तैयारी कर लेना पूरा, और उसके बाद फिर बच्चों को घर लेकर आना, घर लेकर आने के बाद उनको नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, स्कूल का होमवर्क कराना, कारी साहब और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ सारी बच्चे कर रहे होते हैं वो थोड़ा बहुत शायद कमर टिकाने का मौका मिलता होगा, वरना फिर उसके बाद शाम की तैयारी शुरू हो जाती है। और अगर मैं हाउसवाइफ की और अगर मैं वर्किंग लेडी की बात करती हूँ तो उसके साथ तो सुबह थोड़ा ज़्यादा ही कुछ होता है। नाश्ता अलग घर में बन रहा होता है, अपनी तैयारी अलग चल रही होती है, बच्चों की तैयारी अलग चल रही होती है। सो उसकी ज़िंदगी में भी बहुत पैनिक होता है सुबह सुबह। फिर वो अपने ऑफिस जाती है, बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, मियाँ अपने ऑफिस जाते हैं, फिर वही घर आके खाना पकाना या सुबह खाना पका के जाना, अर्ली मॉर्निंग दोपहर का खाना। तो ये सारे रूटीन बिल्कुल बने हुए होते हैं। और अगर आप फ़ोन करें आजकल लोगों को तो वो यही कहते हैं टाइम नहीं, हमारे पास आजकल टाइम नहीं है। लेकिन ये जो आपका टाइम टेबल है, जो आपने बड़े ही जहानत से बनाया होता है, आपने रूटीन सेट किया होता है, ये जब हिलता है यानी कि इसमें कोई दरार आती है, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता आपके बच्चे बीमार होते हैं, घर में कोई बीमार होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी अल्लाह ना करे अगर आपके बच्चे का पेट खराब है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो वो रूटीन जो मैंने आपको भी बताया वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आप भी छुट्टी करती हैं, बच्चे की भी छुट्टी कराती हैं, घर में जो तहस नहस हुआ होता है, खाना पके ना पके, घर की सफाई हो ना हो, डॉक्टर के चक्कर लग रहे होते हैं, डॉक्टर के चक्कर के साथ साथ बच्चे का चिड़चिड़ापन या बच्चे का रोना धोना, उन सब चीज़ों को आप फेस करी होती है। अपने आसाम भी ज़ाहिर है बहुत सारी ख़वातीन वीक होती हैं, उनकी इमोशनली वो वीक हो जाती है जब वो अपने बच्चे को बीमार देखती हैं, तो उनसे दिमागी तौर पे भी काम हो ही नहीं रहा था और ना वो दूसरे बच्चों की केयर या अपने घर की केयर वैसे कर पा रही होती हैं। तो ये तहस नहस होती है छोटी मोटी बीमारी से भी और बड़ी बीमारी से भी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर पहले से आप एहतियाती तदबीर इख्तियार करें तो बहुत सारे इस तरह की नागहानी आफात से आप बच सकती हैं। बहुत परेशानियां भी होती है बच्चों को लेके, आप एक सर्टेन एज में बड़ी इमैच्योर होती हैं और बच्चों की छोटी छोटी बीमारी पे आप रो पड़ती हैं। कभी अम्मी, कभी सास, कभी डॉक्टर, कभी दोस्त, हर किसी से यही गिला करती हैं कि मुझे तो बच्चे पालना आते ही नहीं। और फिर सोसाइटी का भी आपके पास प्रेशर होता है। अगर आपकी देवरानी का बच्चा थोड़ा सेहतमंद है और आपका बच्चा पतला है, यानी उसकी काठी ऐसी है, तो फिर आपको कंपेयर किया जाता है, ये माँ तो बड़ी ख्याल ही नहीं रखती। वो जो सोसाइटी के ताने हैं वो आपको और मार देते हैं। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा हम हर चीज़ पे प्रोग्राम करते हैं, क्यों ना वो माएँ जो शायद अभी न्यू मदर्स हैं या अगर पुरानी मदर्स भी हैं, रिसर्चेस चेंज होती रहती हैं। मेरे पहले बच्चे के ज़माने से लेकर मेरे तीसरे बच्चे के ज़माने तक बहुत कुछ चेंज हो चुका था, मगर उन 3 बच्चों की परवरिश करते हुए मैंने बहुत सीखा। सो एक एक्सपर्ट तो मैं यहाँ आपके सामने एज मदर खड़ी हूँ, और ऐसे ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स मैंने अंडर वन रूफ जमा किए हैं, जहाँ होंगे सिर्फ आपके दिमाग से किए गए सवाल और आपको मिलेंगे। पूरी कोशिश करेंगे आपको दें हम वो सारे जवाब जो आप सुनना चाहती हैं, जिससे मिलेगी आपको हेल्प। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। इतने प्यारे प्यारे, मुझे आजकल छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट और प्यारे लग रहे हैं, तो जो भी मेरी फैंस हैं
वो अगर वो अपने छोटे छोटे बच्चों को मुझसे मिलवाना चाहती है तो आ जाए D120 साइट एरिया कराची में। पता नहीं क्यों मुझे इतना बच्चों पे प्यार आ रहा है आजकल। कभी कभार मौसम होता है ना तो मुझे सबके बच्चे बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो जो जो क्यूट क्यूट बच्चे मैं चाह रही हूँ कि एक प्रोग्राम अनाउंस करूँ, एक मुकाबला करूँ छोटे बच्चों की क्यूटनेस। वैसे तो सभी क्यूट होते हैं लेकिन उनके बीच में मुकाबला होना चाहिए कि कौन ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा है, कौन ज़्यादा क्यूट बच्चा है, कौन ज़्यादा गपलू बच्चा है। एक हम इसके लिए मुकाबला करते हैं। सो D120 साइट एरिया कराची पे आप आइए अपने बच्चों को लेकर ऑडिशंस के लिए और मैं उनकी गाल खींचूंगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में है ये फ़ोन, यानी कि आप मेरे बहुत करीब हैं। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो आपके बच्चों से रिलेटेड है, मियाँ भी एक बच्चा ही होता है उनसे भी रिलेटेड है तो अब भी हेल्प कर देंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स आपके बच्चों की सेहत से रिलेटेड है, उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, हम आज उसका कोई ना कोई हल मिलकर ज़रूर निकालेंगे। अब मैके वाली कहाँ है तो प्रॉपर बन के दिखाना पड़ेगा ना, और वही लोग जो आपके दिल से करीब हैं इस प्रोग्राम में वो भी शामिल हैं, क्योंकि जाहिर है वो भी आपको महके वाले ही लगते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। सादिया जाहिर एक बेटी की माँ हैं और जिस तरह इन्होंने अकेले पैदा हुई है, वो तो ये जर्मनी में पैदा हुई है, अकेले वो वाला सर्वाइव किया है, वो वाला टाइम गुजारा है। किस तरह अपनी बेटी का को अब यहाँ पे भी अकेले पाल रही हैं, फादर जर्मनी में है। सो वो सारी चीज़ें हम सादिया से सीखेंगे। शर्मीन अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बारबी? हम तो कहेंगे बारबी। एक्सक्यूज मी, लेट्स नॉट इवन स्टार्ट। हमने ब्रेक में उसको डिस्कस कर लिया काफ़ी। एक्चुअली मैं अपनी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स लेकर आई थी जो मैंने सोचा था मैं अपने ऑडियंस के साथ डिस्कस करूंगी, बट आई थिंक लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो हो गया वो हो गया। लेकिन कुछ भी कहें, चाहे आप कितने भी शर्मिंदा हो, हम तो बारबी हैं और हम अपने घर की, अपने दिल की बारबी हैं बस। और ऑनेस्टली अगर बारबी मूवी देखी है वो लोगों ने, तो बारबी का पूरा कॉन्सेप्ट भी यही है कि अ वुमन शुड सेलिब्रेट हर सेल्फ एंड शुड एंजॉय हर ब्यूटी रिगार्डलेस ऑफ अ एज, रिगार्डलेस ऑफ अ शेप एंड रिगार्डलेस ऑफ अ कलर। हम बहुत ज़्यादा जो है ना एक नॉर्म में फंस के रह जाते हैं भाई, हम अपनी फेवरेट हैं, हम अपनी बारबी हैं। बिल्कुल, जब हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे हमसे कोई प्यार नहीं करेगा। आपको करना है तो करें, वरना चले। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, सो शर्मीन जो है, शर्मीन भी माशाल्लाह एक बेटी की माँ है एंड बहुत ही समझदारी से अपनी बेटी की परवरिश करी है। सो जो समझदारी इन्होंने अप्लाई की है, जो एक्सपीरियंसेस अपनी बेटी को परवान चढ़ाने में एक्सपीरियंस किए हैं, और वो भी अकेले, जाहिर है ये मैं अकेले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बात बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली I would like to say something here. अकेले मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि her father is also very much present in her life. अच्छा। And he's a very good father, very hands-on father. Oh my God. Very hands-on माशाल्लाह से। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि मैंने अकेले कुछ किया है। हर चीज़ पे, छोटी से छोटी चीज़ पे भी मैं सबसे पहले जो है हम लोग आपस में ही डिस्कशन करते हैं। And he is the one जो कि बहुत जल्दी solution, he comes up with a solution. तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह से एक्टिव है। He has he's a very active role in my daughter's life. और जहाँ तक एक्सपीरियंसेस की बात है, अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। रोज के हिसाब से कोई नया एक्सपीरियंस होता है भाई। मीरा का एज ग्रुप अलग है, तुम्हारी बेटी का एज ग्रुप अलग है, तो हमें अलग अलग ओपिनियंस मिलेंगे। फिर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर नीलम नाज, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, और को फाउंडर क्योरवेक। यहाँ जाहिर है इनकी हमें इसलिए ज़रूरत महसूस होगी नीलम की, क्योंकि बच्चों का दिमाग डिफरेंट होता है और कभी कभार पेरेंट्स उसको समझ नहीं सकते हैं। निदा, हम जिस तरह बात कर रही थी कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, सिर्फ बच्चों का जहन डिफरेंट नहीं होता, एज अ पेरेंट भी आप बहुत डिफरेंट होते हैं। आप खुद देखेंगे कि एक बच्चे की तरबियत आप जब एनालाइज करेंगे तो बहुत डिफरेंट तरीके से आपने की होती है, और दूसरे बच्चे की तरबियत बड़ी डिफरेंट होती है। इसमें वक्त का चेंज होना, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है। आप मैच्योर हैं, आप पहला बच्चा जो है वो आपने रुल खुल के पाला क्योंकि आप इमैच्योर थे, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा थोड़ी सी मैच्योरिटी आई, सो आपने बेहतर लिया उसको, और तीसरे बच्चे में तो आप पूरी एक्सपर्ट मास्टर हो गए। मतलब अगर मैं अपने बारे में भी कहूँ मास्टर थी। मेरे साथ मौजूद है जी यहाँ डॉक्टर उम्मे राहील। इस वक्त डॉक्टर उम्मे राहील एक्सपर्ट के तौर पे भी मौजूद है, जाहिर है, एंड माशाल्लाह 4 बेटियों की माँ।
अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो ये एक बहुत बड़े और अभी भी माशाल्लाह 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। 4 बेटे हैं और 4 नवासा नवासी। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये एक्सपीरियंसेस इनसे बेहतर और कौन जान सकता है। फिर मेरे पास मौजूद है यहाँ डॉक्टर सीमा आफ्ताब, असिस्टेंट प्रोफेसर पीड्स DUH। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बड़ी डिमांड है आपकी आजकल भाई, लाइनें लगी हुई हैं बच्चों की अम्मा अब्बा की बाहर, क्योंकि बीमारियां इतनी फैल गई। क्या करें, एहतियात है ना? हम सब अंडर वन रूफ यहाँ जमा हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करने। अब बहुत सारे सवाल हैं बच्चों की परवरिश को लेके, बच्चों की सेहत को लेके, बच्चों के बढ़ने को लेके, बच्चों के माइलस्टोन्स को लेके, कितने सारे सवाल। अब अगर मैं पर्सनल उस पर आती हूँ, आपको याद है सादिया मीरब का पहला दांत कब निकला, चलना कौन से महीने में शुरू किया, साल में शुरू किया? यही सवाल मेरा आपसे भी है शर्मीन, आप लोगों से भी है। मीरब का स्टार्टिंग मंथ्स मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि मैं जर्मनी में थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, हो रहा था कोई। अच्छा, जो हमारे घर के बड़े भी थे वो बिल्कुल ही बच्चे बने हुए थे, मतलब हाँ। हम तो भूल गए बेटा, इतने साल हो गए, भूल गए। जवाब बहुत लोगों से मिलता है सीरियसली। तो वो खैर वो शुरू के दिन थे जब मैं पाकिस्तान आई थी, उसके बाद काफ़ी मुझे ज़िंदगी में सुकून मिला, इन सब का साथ मिला, तुम सब मिले, तो वो एक सुकून सा था कि यार अब कोई मसला होगा तो होगा। मेरा चेंज हो गए थे ना, मतलब अब पहले बड़े बुजुर्गों से आप मशवरे लेते थे, अब आप साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, यंग लोगों से जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे फोन करके मशवरे ले रहे हो। तो वो मीरब का दांत मेरा ख्याल है कि 6 या 7 मंथ में मेरा ख्याल उसको शुरू हो गया था। वो एक कुछ बच्चों के थोड़े अर्ली निकलता है ना, वो एक चुंचा सा निकल आया था उसका। अच्छा, माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं कि अगर बच्चों के दांत लेट निकल रहे हैं। हाँ, अच्छा। सो मेरे जो देवर है वो डेंटल सर्जन है। हाँ। तो जैसे लाइक मेरी बेटी के साथ हुआ, बेटे के सही टाइम पे निकले, मैं बेटी के 1.5 साल की हो गई थी, दांत ही नहीं निकले। परेशान, मैंने अपने देवर से कहा ये क्या प्रॉब्लम है, इसके क्यों दांत नहीं निकल रहे? कहने लगे भाभी जो दांत देर से निकल रहे हैं ये गुड साइन है, गुड साइन कि आपकी बच्ची के मसूड़े मजबूत हैं और उनको फाड़ के निकलता है दांत। तो वो जो दांत है वो अगर लेट निकल रहा है तो ये इसका मतलब अच्छा साइन है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि साथ साथ जिस तरह आपके देवर ने आपको बताया, इसी तरह मुझे वहाँ डॉक्टर ने बताया था जब मीरा पैदा हुई थी, वहाँ एक एक चीज़ अपनी माँ बाप को बताती। तो मुझे वहाँ पहली दफ़ा, मैंने पहले भी ये बयान किया था कि पहली दफ़ा पता चला था कि जो बच्चा पैदा होता है पैदाइशी उसके दिल में एक सुराख होता है। हाँ। और वो वक्त के साथ साथ भरता है। अगर वो ना भरे तो उसे हम कहते हैं जी पैदाइशी दिल का सुराख के साथ पैदा हुआ है। और अगर वो 4 इयर्स 7 इयर्स तक की उसका टाइम होता है, नॉर्मली ये 3 to 4 ईयर में कंप्लीट हो जाता है जो उसका सुराख है। जब उन्होंने मुझे दिखाया, मतलब 3rd डे जब हम लोग चेकअप के लिए गए, उन्होंने कहा जी ये मैं तो वही दिल पकड़ के बैठ गई, या अल्लाह मेरी बच्ची के दिल में सुराख है। ना कह रहा अरे अब मुझे वो जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, और वो डॉक्टर बोले जरा मैं टप 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 टप, क्योंकि मुझे उतनी ही देर में सिर्फ अदनान ने वो ट्रांसलेट किया था। कह रहे भाई सुन लो, वो कह रहे ये पैदाइशी तौर पे हर बच्चा दुनिया में डॉक्टर्स तो नहीं आइए बैठे हैं, इनसे पूछे कि कभी नहीं बताते। प्लीज जरा इस पे रोशनी डालें। बिल्कुल बताते हैं। नहीं डॉक्टर साहबा, मैं तो भांजे भतीजों वाली हूँ, मुझे हमारे गोदों में पले। देखिए, एक होती है कि जब बच्चा मदर्स वूम में होता है, पेट में होता है बेबी, तो वो उसकी फिजियोलॉजी अलग होती है, वो अलग तरीके से उसको ऑक्सीजन और ग़िज़ा मिल रही होती है ना, तो उस चीज़ को फराहम करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये एक है, एक नॉर्मल होता है। बट जैसे भी वो बताया इसलिए नहीं जाता कि यहाँ पे लोग आपको पता है परेशान हो जाएंगे। सून आफ्टर द बर्थ विदिन 2 to 3 days उसको हम अपनी ज़बान में PDA कहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। एक छोटी सी नाली होती है जो साफ ब्लड और गंदे ब्लड को कनेक्ट कर रही होती है। वो हर बेबी में होती है। ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि पहले तो बेबी के लंग्स के ज़रिए तो ब्रीथ नहीं कर रहा होता ना विद इन द मदर्स वूम, तो वो ऑब्वियसली उसको ऑक्सीजन सप्लाई करने में, ब्लड सप्लाई में काम आती है। बट विद इन 2 to 3 days नॉर्मली हर बच्चे में वो क्लोज हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं एक मिथ जो कि मेरे साथ भी हुआ है, मेरे बच्चों के साथ भी, उनके बाप और उनके मामू ने किया है। वो नहीं कैच कैच खेलते हैं, बच्चों को उछाल रहे, दिल
मजबूत होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को, ये इसके पीछे क्या कहानी है, ये खुद आदमियों ने बनाया है। वैसे आज तक नहीं सुना, करने लिए मैंने नहीं सुना कि आज तुम्हें तक। पता है मेरे अब्बा मुझे यूं उछालते थे, मेरे मामू, और वो कैच कैच खेलते थे। Oh my मेरा God. पेट तो मजबूत नहीं हुआ, मेरे तो अभी भी टकटा पास हो गिर जाते हैं इमोशनल। नहीं, इसके पीछे दिमाग कोई है आपका क्या? हिल इसके सकता पीछे है, कोई बच्चे का साइंस बड़ा नहीं, नाजुक कोई साइंस नहीं है इस पे इसके प्रॉपर पीछे। रोशनी डालें, जरा मुझे बताएं क्या चीज इसके है? पीछे कतई कोई साइंस नहीं, ये एक 100% मिथ है। बस थोड़ा सा ये बच्चे में करेज पैदा करने के लिए वो एक मुहावरतन कह देते होंगे कि दिल मजबूत हो जाएगा, बट दिल एज एन ऑर्गन कोई मजबूत नहीं होता। दिल को नहीं पता होता कि बच्चा उछल रहा है या उसको उससे कैच कर रहे हैं। तो दिस इज अच्छा, दूसरा सवाल, मुझे मेरे लाइक सास कहती थी बच्चा सो रहा है तो ऐसे नहीं बात करो, शाइस्ता बोलो, नहीं चुप हो जाओ, धड़ धड़ दरवाजे जोर से बंद करो तो बच्चे को शोर की आप जैसा आदत हो। पालेंगे बच्चा वैसा पलेगा, ये तो जरूरी है। तो क्या ऐसा करें हम? बिल्कुल। जोर से दरवाजे बंद करें? नहीं, ये this is conditioning जरूरी नहीं कि ना। जोर जोर से मारे। अगर आप नेशनल टीवी देख रहे हैं तो हाँ। जरूरी नहीं उसकी आवाज आप कम अपनी करें। normal routine आप carry on normal करें। रूटीन रखें। क्योंकि मैंने ये मिस्टेक की थी कि अगर सो रही है तो माय गॉड पिन ड्रॉप हाँ, साइलेंस, क्योंकि मैं बहुत तो मुश्किल आज से तक सोती थी, pin drop silent उठ ना ही जाए। होगा। नहीं आज तक तो नहीं, लेकिन शुरू के 2 साल मेरी जिंदगी बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, क्योंकि चूं हुई और वो बच्ची उठ जाती थी, हाँ, क्योंकि उसे आदत ही नहीं थी शोर आप की। तो जैसे रखते वैसा है। ये वाली ये तो चीज देखिए सही हम है। सबके साथ है ना, जिसको इस कंडीशन को हम कंडीशनिंग कहते हैं कि जिस तरीके से, जैसे आप कह रहे हो कि जैसे पालोगे वैसे ही वैसा होगा, पलेगा बच्चा। आदत हो जाती है ना। अगर जैसे किसी बंदे की आदत है कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में सोने की या बिल्कुल नाइट बल्ब भी ना जले सोने की, शुरू से ही आपने ऐसे रखा है तो ऑब्वियसली वो डेवलप हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप ऐसे कोई बच्चा है कि जो शोर में भी सो रहा है, हर जगह पे सो रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको हर जगह नींद आ जाती है, इवन आपके सेट पे बैठे बैठे तो नींद आ गई। बचपन उनका ऐसे गुजरा होता है, दाड़ दाड़ हाँ, कंडीशनिंग। हाँ। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे अपब्रिंगिंग करना चाहते हो। ऐसी है, मतलब उसको कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है कि बेड चाहिए, मैं हूँ, मुझे अंधेरा चाहिए, खामोशी चाहिए, ये चाहिए। अब वो कहीं भी, तो हम कहते हैं यार यू आर सो लकी आला, आप कहीं भी सर रखती है। इवन दो वो तो 10 मिनट्स की नींद भी ले लेती है, अलार्म लगाएगी 10 मिनट के लिए सो जाएगी और ठक करके 10 मिनट में कहा आप सो के उठ भी गई। इसका मतलब उस जमाने में घर में रश था, सब एक ही घर एक कमरे में होते थे ना, 6 बहन भाई, तो उसका वही ना, भाई और क्या शादिया के मतलब जमाने में है। ये था कि सुकून छोटी है, सोने छोटी दो है और बहुत अर्ली एज में काम में भी आ गई, तो हाँ। जैसे ही मैं घर आती थी अम्मी कहती अब उससे कोई तंग ना करे, थोड़ी देर सोने दो, अभी तो आइए थक कर आई। हाँ। तो वो वाला एक जो था कि ये होती है और इसमें एक अपनी पर्सनल भी होती है ना हर बंदे की, लाइक हर बंदा एक अलग इंसान है, अलग शख्सियत है, तो एक अपनी भी प्रेफरेंस I होती was है about to say कि इंसान की अपनी टेंडेंसी भी होती है। Exactly. It doesn't have to be, you know, the way you were brought up, कि जैसे बचपन में हुआ था। कुछ लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पे आराम से सो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको घंटे लग जाते हैं सोने में। अच्छा, आप जैसे हम बात करें छोटे बच्चों की, तो एक कॉल है छोटे बच्चों से ही रिलेटेड सवाल है जी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं निदा? बिल्कुल ठीक जी, कहिए। जी मेरा नाम है शिजा और मेरे बच्चे की उम्र है 1.25 साल। 1.25 साल। ठीक है जी बिल्कुल। हाँ। और मेरे बच्चे असल में 7 माह की उम्र से दांत निकाल रहा है। अब तक उसके 6 दांत तो निकल चुके हैं, मगर ये है कि जब दांत निकलते हैं तो उस टाइम पे उसको इतना बुखार हो जाता है, पूरी रात बुखार में जागता है और ठीक है। चिड़चिड़ापन इतना हो जाता है। मेरी सास और मेरे घर वाले मतलब ये कहते हैं कि चिड़चिड़ेपन का हल वो ये बताते हैं कि इसको तेल से सर भर के रखो। क्या भर गया? अभी मतलब उसका तालू जो होता है ना सर पे इतना तेल लगाओ कि वो बहने लग जाए, मतलब कि पूरे सर में तेल भरा हुआ होना चाहिए। तो अच्छा। इस चीज से मुझे टोटका बताते हैं वो कि बच्चे के चिड़चिड़ेपन में कमी आएगी। अच्छा, दांत निकल रहे हैं और दांत निकलने की वजह से उसे तकलीफ है, तो आपकी सास वगैरह कहती हैं कि तेल में थोप के रखो सर को। जी बिल्कुल। और मेरे बच्चे के अभी भी सर में दाने हैं बिल्कुल बारीक। तो अब आप बताएं इसका क्या हाल है, क्या वाकई मुझे ऐसा करना चाहिए? अच्छा यार, सही है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं रखती हूँ फोन, बताती हूँ अभी। अच्छा, वैसे देखिए कभी कभार जो सासें हैं या अम्मियाँ हैं, बुजुर्ग हैं आपके घर के, वो बड़ा अच्छे टिप्स देते हैं, लेकिन क्या दांत निकल रहे हैं, दांत निकलने का जो दर्द है, जो चिड़चिड़ाहट है, क्या वो तेल चुपड़ के, मैं तो अपना तेल चुपड़ के रखूं तो मुझे वैसे ही उलझन होने लगती है, मैं बड़ी हूँ। Exactly. तो क्या बच्चे को चिप गर्मी में तेल चुपड़ रहा है, मुंह पे बह रहा है, नहीं। दांत का दर्द अलग है, क्या कुछ
फायदा नहीं, होगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए उनकी फैमिली शक्ल अलग अजीब सी लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है तो उसकी अलग रेमेडीज होती हैं, उसके मेडिसिन दी जाती है, इसलिए कि उसकी तकलीफ होती है, जाहिर सी बात है। पेट भी खराब होता है, ये सब चीजें साथ जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, पेट क्यों खराब होता है? वो हर चीज उठा के मुंह में डालता है बच्चा, अपना हाथ मुंह में डालता है, जिसकी वजह से वो पेट खराब होता है। पहली चीज उसको, जैसे डॉक्टर्स अलग कह रहे थे, लेकिन टीदर देना चाहिए या सुहागा शहद लाजमी लगाना चाहिए, ताकि उसके मसूड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाए और दांत निकलना नहीं, ये तो आसान हो लॉजिक तेल लगाने की क्या है? अच्छा, बेआरामी के लिए एक और वो जो E21 हाँ, होम्योपैथिक बिल्कुल, वो मैंने अपनी बेटी को दी थी, और मैंने बायोकेमिक- टीदिंग से पहले स्टार्ट कर दी थी, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा कुछ इशू भी नहीं नहीं हुआ। होगा। अच्छा, बेचैनी के लिए सर पे लगाने से ज्यादा अच्छा है कि उसके पैरों पे तेल लगाना शुरू कर दें। पैरों पे जब आप तेल लगाएंगे, उसके बेली बटन में, नाफ में तेल डालेंगे, आप देखेंगे बच्चा बेआराम भी नहीं होगा, उसको नींद भी अच्छी आएगी और उसकी बहुत सारी चीजों में उसको सुकून महसूस होगा। लेकिन सर का जो है वो सर की खुश्की के लिए तो हम लगाते हैं, लेकिन दांतों के लिए कुछ नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा बारीक बारीक दाने निकल आए। अब इतना ज्यादा तेल लगाएंगे, गर्मी है तो बारीक बारीक दाना तो निकलेगा। अच्छा डॉक्टर सीमा, जैसे इन्होंने कहा कौन सी E21 मैं तो भूल ही गई। E21 मैंने भी खिलाई अपने बच्चों को और मुझे वाकई फायदा हुआ। होम्योपैथिक की दवाई, वो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, white color की, हाँ। आई गेस आप भी रेकमेंड करती होंगी। दूसरे होते हैं। अच्छा देखिए, दिस इज अ होम्योपैथिक प्रोडक्ट, तो मुझे उसके कंटेंट्स नहीं पता। अब मुझे उसके कंटेंट्स नहीं पता तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर बेटर कमेंट करेगा कि क्या आप क्या करती हैं जब दांत? बट ये एक चीज को श्योर है, आज तक आपने कभी किसी बच्चे को बगैर दांतों के नहीं देखा होगा। आप लगाएं या ना लगाएं, दांत निकलेंगे। हाँ, एक चीज़ जिसका प्रूवन रोल है, हम स्टडीज़ भी हैं उस पर, कि अगर को विटामिन डी स्टेटस और कैल्शियम का स्टेटस बॉडी में अच्छा है तो वो अल्टीमेटली दांत निकल आएंगे। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली देखिए हर किसी की दांत स्पेशलिटी निकलते तो हैं सबके। मेरा सवाल ये है, जो तकलीफ, जो चिड़चिड़ाहट, जो चीज बच्चे को सहनी पड़ती है, हम उसमें कमी कैसे लाएं? उसमें हम कमी, जैसे उन्होंने बताया, आप टीदर्स दे सकते हैं, बट अगेन टीदर का भी आपको एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा। आपको पता है हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप बच्चे को दोगे 7 मंथ्स का बेबी, वो लेगा और गिराएगा, अगले लम्हे वो ज़मीन पे पड़ा होगा। अब आपने फिर वही उठा के दे दिया तो ऑब्वियसली वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा। ईज़ हम ये कर सकते हैं, आप देखिए कभी हम सबको कभी ना कभी दांत का पेन हुआ होगा, वो वाकई बहुत अनबेरेबल होता है। एक दांत में भी हमें पेन हो तो वो बहुत बुरा होता है। और बच्चों के क्या होता है, पूरे के पूरे मसूड़े साथ में सूजना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो लिटरली बहुत पेन में होते हैं। तो उसको ईज़ करने के लिए हम ये कहते हैं कि जो पेन किलर्स, सेफ पेन किलर्स अवेलेबल हैं वो हम दे सकते हैं। अगेन उसको सूदिंग रेमेडीज़, यही वाली चीज़ है कि टीदर अगर आप दे रहे हो तो वो कोल्ड हो, फ्रिज में रखा हुआ हो, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट उससे मिल जाता है ना। ठीक है, बट अगेन आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है, सफाई का ख्याल रखें। अच्छा, एक क्लिप भी आता है ना साथ में, आप बच्चे के जो टी-शर्ट है उसके साथ क्लिप करके, जो भी उसका अगर पैसिफायर लेता है बच्चा तो पैसिफायर बना टीदर, आप उसके साथ क्लिप कर दो टाइप की चीज तो भी उसके मुंह से बॉन जेल, वो जो जेल है ना, वो एक नंबिंग जेल है। जैसे एक नंबिंग क्रीम होती है, उसमें एक मेडिकल प्रोडक्ट है जिसको हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, मतलब कि वो सुन कर देता है। अच्छा, वो भी अगर आप लगा रहे हो, एक मिनट, वही चीज सुहागा और शहद जो मिलाते हैं, सुहागे का भी बेसिकली यही काम करता है कि वो नम कर देता है, वो सुन कर देता है, और बच्चे को उससे बड़ी हेल्प मिलती है। बार बार भी आप लगा सकते हैं, उससे कोई नुकसान कई बार आप लगाएंगे। उसके बाद वो जो छुआरा होता है और वो एक उसमें धागा पे मैंने ये आप कोई हार्ड चीज उसको दे दें, आप छुआरा दे दें, आप उसको एप्पल की एक भाग काट के दे दें, तो वो जो इरिटेशन होती है ना, वो सेटल हो जाएगी। अच्छा, जैसे छुआरा है वो उसका हार बना के गले में डालते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे, ताकि वो मुंह में ज्यादा ना ले जा सके, वो चूसने तक के हद तक। उसकी वजह से ना मेरे को आज तक छुआरे बहुत पसंद है। बचपन में अच्छा लगता है। मम्मा पता नहीं नंबिंग जेल की मैं एक बात क्लियर कर दूं, सॉरी मैं कट कर रही हूँ, कि वो जो है अगर कभी, बहुत सारी दफा वो एडवाइस किया जाता है उन बच्चों को कि जो बहुत इरिटेबल होते हैं। आप कह रही हैं? नहीं, उसका नाम वो अलग है, मुझे तो जर्मनी में दी थी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि लोग फिर मिसयूज कर रहे होते हैं ना। लाइक दैट्स ए नंबिंग जेल, वो एनेस्थेटिक एजेंट है, क्योंकि ये हम लोग के दांतों में करते तो हम सोमोजेल, नहीं वो तो देखिए के लिए अलग आएगा, बच्चों का अलग है ना, बट उसका साइड इफेक्ट ये होता है, और हमने देखे हैं बहुत सारी दफा रिपोर्टेड कि अगर पेरेंट्स को एक चीज से सुकून मिल रहा है तो हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत होती है। वो दिन में 4, 6, 8, 10 दफा लगाते हैं और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स बेबीज में आने लगते हैं।
क्या साइड इफेक्ट्स हैं? वो बॉडी में एब्जॉर्ब होके ओवरऑल बॉडी को स्लो कर सकता है, बच्चे के रिफ्लेक्सेस स्लो कर सकता है। Oh तो my इसलिए God, अनटिल अनलेस डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे, आप डायरेक्टली ना, मैं नहीं किसी को रिकमेंड करूँगी कि आप वो यूज़ करें। सही। ठीक है। अच्छा, जो अगला सवाल है वो किसकी कॉल है? जी सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रवलाकोट से बात करूँ, सबा नाम है मेरा। जी सबा, पूछिए सवाल। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये ना, मेरी बेटी है 1.5 साल की। 1.5 साल की बेटी, जी। उसका वेट अभी सिर्फ 8 किलो है और वो माशाल्लाह खाती सब कुछ है, लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ा। इसके मेरा बेटा है, वो है 6 साल का, वो खाता सब कुछ है, मतलब सब कुछ नहीं खाता, वो सिर्फ दूध के साथ बात ही खाता है और वो कुछ और चीज नहीं खा रहा। उसका वेट 18 किलो है। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। आपके बेटे का वेट 18 किलो है और 6 साल का है वो, और वो 6 साल का है, और आपकी और वो बेटी कुछ का खाता नहीं है। वो भी खाता नहीं है? वो नहीं खाता। बेटी मेरी 8 किलो की है, 1.5 साल की उसकी एज है और वो सब खाती है, लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा। तो आप कुछ नहीं खाता, 18 किलो का, बेटी सब तो वो खाती है भी, वो तो कम बेटा है। तो 6 साल का है ना, तो 6 साल के बच्चे का और 1.5 साल के बच्चे के वेट में तो फर्क होगा। आप मुझ सवाल क्या करना चाह रही हैं, थोड़ा हमें समझाएंगी प्लीज? मैं कह रही हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर के दिखाया, उसमें खून की कमी है। मैं ऐसी कौन सी चीज से दूं जिससे वो खून की पूरी, फ्रूट्स नहीं खाता, चिकन नहीं खाता, सिर्फ दूध के साथ खाना खाता ठीक है। और मेरी बेटी है, वो सब कुछ खाती है, लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा। ठीक है। 8 किलो की है, ये भी अच्छा। आपके 2 सवाल हैं, मैं आपके 2 सवाल हैं। आपने कहा कि मेरा बेटा 6 साल का है, वो बहुत कम चीजें खाता है जिसकी वजह से खून की कमी है, उसमें एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आपकी बेटी 1.5 किलो की है, 1.5 किलो की नहीं, सॉरी 1.5 साल की है और 8 किलो की है, उसका वो सब खाती है मगर उसका वजन नहीं बढ़ा, क्या करें? पेट में कीड़े हैं। हाँ, मैं बताती हूँ अभी पूछ के। ओके, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे कि आपके 1.5 साल के बच्चे और 6 साल के बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हल किया जाए। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आए। आज है मैके वालियों के लिए खास शो, तो जाएगा कहीं नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक ऐसा शो है जो अल्लाह करे कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे और मुझे कोई ऐसी बात सुनने को मिलती थी तो मैं ग्रैब कर लेती थी कि ये मेरी ज़िंदगी पे अप्लाई हो सकती है, और बहुत मैं दुआएं देती थी उस वक्त, जो मुझे सही मशवरे देता था। मशवरे देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सही मशवरा क्या है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आपकी ज़िंदगी आसान है। इस वक्त हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल हुआ था वो ये था, सबा ने सवाल किया था कि उनका जो 6 साल का बच्चा है वो 18 kg है, उसका वज़न सही है लेकिन खून की कमी है, वो सिर्फ दूध पीता है, खाना नहीं खाता सही से। जो छोटा बच्चा है 1.5 साल का, वो उसका वज़न 8 किलो है, वो सब कुछ खाता है लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ा। डॉक्टर सीमा, ये सवाल आपके लिए है और आई थिंक आप भी कुछ इस पे दिमागी तौर पे भी रोशनी डाल सकती हैं जी। अच्छा जी, जो छोटा बच्चा है जिसका वेट 8 kg है और वो सब खाता है, वो अंडरवेट है। अच्छा, ठीक है। और तो अब ये क्या यकीनन चक्कर है, जैसे वो आपने सब कहा खाता था, है, अंडरवेट क्यों है? जो क्या आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया था, Okay. कीड़े हैं पेट में। हाँ, जी, इट्स वेरी कॉमन। जितना हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा पानी यूज़ कर लो, हमारे इवन बच्चा जब ब्रश करेगा, जब वो नहाएगा, तो अब वो तो मिनरल वाटर से नहीं कर सकता ना। तो जो WHO की रिकमेंडेशन है कि हर बच्चे को साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा डीवर्म करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब वो पोलियो ड्रॉप्स पिलाने आते हैं तब वो डीवर्मिंग की टैबलेट्स भी देते हैं। मेरी अम्मा हमें बचपन में कचूर खिलाया करती थी। कचूर आपको याद है? एक पाउडर होता था दही में मिला के, उससे मोशंस और इस तरह की चीजें होती थी जिससे पेट के सारे कीड़े साफ हो जाते थे, क्योंकि हम बहुत मीठा खाते थे। तो मुझे ये बचपन की एक याद है, जो मेरे बचपन की मुझे लेकिन क्या सिर्फ डायरिया होना इनफ है, कीड़ों का निकलना नहीं, पेट से? जरूरी उसके लिए नहीं तो है कि डायरिया हो। बहुत सारी दफ़ा आपकी नॉर्मल बाउल हैबिट्स होती हैं, बट और बहुत सारी दफ़ा कीड़े दिखते भी नहीं हैं। कभी कभी वो इतने बड़े होते हैं कि वो नॉर्मल नेकेड आइट से दिख जाते हैं, अदरवाइज वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना। कितनी दफ़ा जब हम डीवर्मिंग एजेंट एडवाइस करते हैं तो पेरेंट्स उसके नेक्स्ट विजिट पे आके कहते हैं हमें तो कीड़े नहीं दिखे। तो हम उनको यही बताते हैं कि कीड़े माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कीड़े इसलिए होते हैं पानी के थ्रू। हमें बचपन में कहा जाता तो मीठा खाती हो ना, इसलिए हो गए। हम अपने बच्चों को भी यही कह रहे होते, तो मीठा खाने से नहीं होते। मीठे से क्यों होंगे? मीठे से क्यों होंगे? दांत में तो कीड़ा लग सकता है, दांत में कीड़ा लग
जाएगा। लेकिन यकीन माने अम्मी ऐसे ही डराती थी, कैविटी नहीं होता और ना, खाओ कैविटीज चॉकलेटें होती और हैं। खाओ मीठा, और लिटरली हमारी दिमाग ऐसा हो गया था जब हमने चॉकलेट खाई, मीठा खाया, और हम कहते थे मम्मा कीड़े काट रहे, कीड़े हो गए, कीड़े हो गए। सीरियसली Again, हमारे वही ना, इतना दिमाग में वहम बच्चे को डल- जैसे पाल रहे हैं वैसे पल रहा है, बेचारे को जो दिमाग में डाल रहे हैं वो डलता चला जा रहा है। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहना जी चाहते हैं? अच्छा नरा देखिए, यहाँ पर ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए राइट पर्सन गाइडेंस के लिए कौन है। अगर जब वो डायग्नोज सही तरीके से नहीं होगा तो उसका ट्रीटमेंट सही नहीं हो सकता है। अगर बच्चे की फिजिकल हेल्थ से इशू आ रहा है तो डेफिनेटली आपने किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है। एक और चीज़ देखें, हर बच्चा डिफरेंट है, उसके ग्रोथ के स्टेजेस डिफरेंट है, उसके माइलस्टोन्स डिफरेंट हैं और उसके चैलेंजेस भी डिफरेंट हैं, और हर चीज़ का एक क्राइटेरिया और एक ब्रैकेट बना हुआ है। मिसाल के तौर पे 3 साल की उम्र में इतने से लेकर इतना वेट अगर बच्चे का होगा तो इट्स ओके, इससे कम होता है या इससे ज़्यादा होता है तो फिर वो प्रॉब्लम है। मतलब तशवीशनाक है एब्सोल्युटली, उस पर। ये जो चीजें हैं वेट वाली, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। आपको तो नहीं नजर आ रहा बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। एब्सोल्युटली, तो ये सिर्फ आपको वेट help- के हवाले से नहीं, उनकी नींद के हवाले से भी। Okay. जिस तरह बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कंसर्न को लेकर कि बच्चे सोते नहीं, और जो हमारा शो स्टार्ट भी हुआ था कि सुलाने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ बच्चे नेचुरली सेंसिटिव होते हैं कि वो आसानी से सोते नहीं हैं या वो उतनी नींद पूरी नहीं लेते। अब वो चीज़ प्रॉब्लमैटिक कब हो रही है, आपको वो क्राइटेरिया देखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर बच्चा 2 घंटे की भी नींद नहीं ले रहा या 3 घंटे की भी नहीं ले रहा, और कौन सी एज में वो उतनी नींद नहीं ले रहा, राइट, तब जाकर आपने किसी बिल्कुल। स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है। वरना होता यह है कि जब भी आपका बच्चा कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी डिफरेंट करेगा आप पैनिक हो जाते हैं। एज अ पेरेंट आपकी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है, अरे मेरे बच्चे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, उसने बिल्कुल नहीं खाया, उसने एक निवाला नहीं खाया, उसने ये नहीं किया। हम इतने एंक्शस हो जाते हैं कि वो एंजाइटी बच्चों में ट्रांसफ़र होती है और वो ज़्यादा इरिटेबल होने लगते हैं। तो एज अ पेरेंट आपका खुद का काम रहना और आपको पता होना कि एग्जैक्टली मैंने करना क्या है इस देखिए प्रॉब्लम मैं के आपको लिए। बताऊं नीलम, अगर मैं एज माँ आपको बताऊं, पहले बच्चे में काम आप जितना भी अपने आप को रखना चाहें ना नहीं हो पाता। नो द दूसरे और थर्ड में आप या चौथे में आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। देखिए, 5वें में तो आप कहते हैं बताओ भाई काम बताओ मुझे, मैं क्या करूं। देखिए ये इसी वजह से होता है क्योंकि वो आपका पहला टाइम होता है। एज अ मदर इट्स योर फर्स्ट टाइम। वो बच्चा तो अपने नेचुरल फेजेस से गुजर रहा है, वो जो चैलेंजेस उसको आने हैं वो आ रहे हैं, वो बीमार भी होगा, उसको बुखार भी आएगा, उसको वायरल इन्फेक्शन भी लगेगा, लेकिन एज अ मदर आप वही माँ है ना जो तीसरे बच्चे में इतनी काम हो सकती हैं, तो पहले बच्चे में थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाए। यानी यहाँ से मैंने आपका पॉइंट पिक किया कि वो जो 9 महीने हम बोरिंग फिल्में देख के और गुजारते हैं, आपको उसमें एक पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी 100%। और आपकी अम्मा उस वक्त गूगल हो जाती है, गूगल अम्मा। और नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे आप बाहर मुल्कों में, मैंने मेरा जर्मन बॉर्न है, तो वहाँ हमें हर हाल में Classes एजुकेशन सिखाया दी जाता जाती है। है, Absolutely। क्लासेस दी जाती हैं, माँ बाप को तैयार किया जाता है जहनी तौर पे कि आप एक नए फेज में दाखिल हो रहे हैं और आपकी जिंदगी का ये चैप्टर थोड़ा सा अलग होगा। उसमें ये नहीं कि आप मियाँ बीवी नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप पेरेंट बन रहे हैं तो उस मियाँ बीवी के टाइम में आपने पेरेंट को किस तरह एडजस्ट करना है। हमारे माशरे में क्या होता है कि जैसे ही बच्चा होता है तो मियाँ बीवी का टाइम ख़त्म हो जाता है, वो सिर्फ पेरेंट्स बन जाते हैं। ये चीज़ें भी एक कपल के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए बहुत गलत होता है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे हम बात नहीं करते क्योंकि हमारे नॉर्म्स ऐसे नहीं है, लेकिन हमें करना चाहिए। जब आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास या किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ये बताते हैं कि आपका पर्सनल टाइम भी है जो आपने निकालना है उस बच्चे को। तभी कहा जाता है कि बच्चे की सोने की टाइमिंग माँ तय करेगी। अगर आप उसे हर थोड़ी देर बाद फीड दे रहे, आपको किसी बूढ़े ने या बड़े बूढ़े ने बता दे कि बेटा हर 2 घंटे बाद, तुम तो समझो ये ऐसे है कि अलार्म पेट में लगा हुआ है। नहीं, अलार्म उसके यहाँ लगा हुआ है भाई, पेट में नहीं है। ये मुझे जर्मनी में डॉक्टर ने बताया कि नो, लास्ट फीड में मीरब को रात के 12 बजे देती थी और फिर सुबह 4 बजे। वो 12 से लेके 4 बजे तक वो नहीं कहती उठेगी, तुमने इसको सिर्फ थपथपाना है। तुमने अगर इसको आदत डाल दी बार बार फीड की तो ये इसको तो आदत है। लेकिन नहीं सादिया, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई हैड माय डॉटर, तो मुझे उस वक्त डॉक्टर ने कहा था कि फीड ऑन डिमांड,
स्पेशली अगर आप नर्स कर रहे हैं बच्चे को, तो यू हैव टू फीड ऑन डिमांड, क्योंकि एक तो आपको सप्लाई आपकी इट हेल्प्स, और दूसरा ये कि बच्चे की उस वक्त एपेटाइट जो है बन रही होती है, तो उसमें जितना बच्चा डिमांड कर रहा है वो अपने एपेटाइट के हिसाब से डिमांड कर रहा है और वो आपको देना है। अच्छा, जब आप अब फीड यहाँ ऑन दो डिमांड करते हैं, concept जब आप फीड ऑन डिमांड करते हैं तो वो रूटीन बन जाती है बच्चे की, उसको आदत, उस हैबिट को ब्रेक करना फिर मदर के लिए जो कि इतना टर्मोइल के थ्रू गुजर रही होती है, अब एक हैबिट बना के उसको दोबारा चेंज करें। अच्छा, अब मैं ये सवाल आपकी तरफ ले जा रही हूँ। जी डॉक्टर साहब। हर डॉक्टर के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हर औरत का अलग अलग साइज भी होता है। किसी को कोई अच्छी तरह लैक्टेशन करवा सकता है बच्चे को जो दुबली पतली खवातीन होती हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है, उनको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे को फीड कराना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है उनका मिल्क इतना ज़्यादा नहीं बन पाता। जो जाहिर है ज़रा हेल्दी और ऐसी खवातीन होती हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक साथ 2 बच्चों को भी फीड करा सकती हैं। सो एक तो डॉक्टर सीमा इस बात पर आप रोशनी डालें, क्या हम रात को ही बच्चे को एक दफ़ा दूध पिला के सारी रात जो है वो ना दें, वो क्या करें हम? अच्छा देखिए, इसमें आप दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि हर बेबी अलग होता है, हर केस अलग होता है। जो आपने जो बताया कि आपको कहा था, वो हम इनिशियल डेज में, और स्पेशली आपको पता है हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम लोग इतने हेल्दी बेबी नहीं बेयर करते। किसी का बच्चा अगर 3.5 किलो का हो जाए तो हम कहते हैं कि भाई बहुत ही हेल्दी अच्छा है, बेबी हाँ। है, 9.5 पाउंड की बेटी। ठीक है, माशाल्लाह, जी बिल्कुल, माशाल्लाह। एग्जैक्टली, माशाल्लाह। इसी और जो ऑन द कॉन्ट्रेरी जो बाहर की जो डेवलप वर्ल्ड है, उनके यहाँ एक स्टैंडर्ड साइज ही 4 किलो का है, 4 किलो से कम का होता है तो वो कहते हैं कि अंडरवेट बेबी। ओह माय गॉड, 4 किलो तो Underweight है। हमारे यहाँ तो underweight बस है। परेशान हो जाते हैं। 2.5 किलो 3 किलो हो गया, ओह मुबारक मुबारक मुबारक। तो हमारे जैसे सेटअप में स्पेशली जब बेबी शुरू में सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर है, ब्रेस्ट फीडिंग में हमें पता है कि 87% वाटर की होती है, यस। ठीक है, तो उसमें हम यही रिकमेंड करते हैं कि फीड ऑन डिमांड, जब बच्चा दूध मांगे आप Yes. उसको दूध पिलाइए, बट दिस फीड ऑन डिमांड ये इनिशियल टाइम के लिए है, फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स। अब फर्स्ट 2 months, मंथ्स अच्छा, अब अगर जी, कुछ जी, बिल्कुल। माएँ अपना दूध नहीं पिला सकती तो वो अगर बॉटल फीड दे रही हैं तो वो भी यही ऑन डिमांड नहीं, वो ऑन Bottle डिमांड feed नहीं is होता। different. बॉटल डिमांड इज रिस्ट्रिक्टेड हाँ। फीड। उसमें इनिशियली हम बेबी के साइज को देख के हम, जैसे जिस दिन बेबी बॉर्न होता है और अगर किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से मदर फीड नहीं दे पा रहे हैं, कभी कभी होता है मदर को कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वो ओटी में है, फीड नहीं आ रहा, तो फर्स्ट डे जो बच्चे का बर्ड्स पे जो मैदा होता है ना, वो टी साइज होता है। बिल्कुल। उसमें जो है वो जो शुरू में माँ का अगर हम दूध दे रहे हैं तो जो पानी जैसा वाइट आता है ना, वो ही काफ़ी होता है। तो उस टाइम पे तो 5 ml जो कि 1 ounce 30 ml होता है, तो पैदा हुए बच्चा 30 ml नहीं पीता ले है, सकता। वो थोड़ा सा ही पीता है। हाँ, जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, बट जो बच्चा फॉर्मूला पे है उसको हम कहते हैं कि मिनिमम भी आप 2 घंटे के बाद करवाओगे, उससे पहले नहीं कराएंगे, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा, इसी दूध से मुझे सवाल याद है, खातून ने पूछा था जो उनका 6 साल का बच्चा है, वो दूध पीता है, खाना नहीं खाता, वेट उसका सही है लेकिन उसमें खून की कमी है, तो क्या करें मतलब फिर? तो उसके लिए डॉक्टर राहील भी आपको ज़्यादा अच्छे बताएंगी, बट वही चीज़ कि जो दूध बहुत अच्छा है बट वो डेफिशिएंट है आयरन में। तो जब वो अगर दिन में बहुत सारी दफ़ा बच्चे आते हैं 1-1 किलो 1.5 किलो दूध पी लेते हैं, तो वो दूध आपका वेट तो बढ़ा देगा, फैट है उसमें। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मेरी नीस के साथ ये हुआ था सेम चीज़, कि वो 4-5 साल की थी और शी वॉज वेरी हेल्दी, कुछ नहीं खाती थी एंड शी वॉज एडिक्टेड टू मिल्क। मैं दिन में 9-9 10-10 बॉटल्स, तो उसकी वजह से उसका वेट बढ़ रहा था लेकिन वो अनीमिक हो गई, उसका आयरन लेवल बहुत कम हो गया। तो जब वो पीडियाट्रिशियन के पास गई तो डॉक्टर ने कहा दूध बंद करना पड़ेगा, इसका लिमिट करना पड़ेगा, जब भूख लगेगी दूध नहीं दोगी तो बच्चा फिर खाना खाएगा, अगर दूध देती रहोगी तो वो खाना नहीं खाएगा और वो आयरन डिफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। तो यही हुआ, जैसे ही उसका दूध बंद किया, उसको आयरन सप्लीमेंट्स भी देने पड़े, लेकिन जब उसका लिमिट इनटेक जो है वो इनटेक जो है लिमिट की दूध की, तो उसे खाना शुरू कर दिया। टाइम लगा, देखने टाइम लगा। इतने चबी, इतने क्यूट लगते हैं कि घर वालों को एहसास ही नहीं होता कि उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है। हमारा दिल ही नहीं चाह रहा था कि उसका हम इस तरह से लिमिट करें। क्यूट होते हैं, इतने चबी से होते हैं, क्योंकि फैट ले ना तो सारी फैट डिपॉजिट होती जाती है बॉडी में जाके, और आयरन डेफिशिएंसी होती रहती है। तो उसमें पहले तो हम, अगर माइल्ड होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो आयरन कंटेनिंग ग़िज़ा होती है, जैसे
रेड मीट हम एडवाइस करते हैं। बच्चे नॉर्मली ग्रीन वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं हमारे यहाँ के, वरना उसमें भी होता है। फिर हम खजूर बहुत अच्छी सोर्स होती है, ये वाली डाइट से हम एडवाइस करते हैं। लेकिन यानी ये जो खातून थी, एक सवाल मेरा है, एक सवाल ये कंप्लीट करके फिर मैं आ रही हूँ आपके। इसी में एक सवाल है। ये जो खातून थी, इनको चाहिए कि दूध अपने बच्चे का भी कम बिल्कुल करवा दें और उसको भूखा रखें ताकि वो खाने की तरफ आए। एग्जैक्टली वो आएगा खाने। हर बच्चा जब वो भूखा होगा उसके सामने, मेरा मियाँ कहता है तो बच्चों को गोश्त नहीं खिलाती है, नहीं, जो अगर वो भूखा रखोगी तो वो खाएगा, सब चीजें खाएगा, सब्जी भी खाएगा। सादिया आपका सवाल। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कराची को अगर मैं जब देखती हूँ, सिंध में जिस तरह के हमारे पास सब्जियाँ आती हैं, जिस तरह के पानी में वो बनी हुई होती हैं, कि आप सब जानते हैं किसी से छुपा हुआ नहीं, उसके अंदर वो ताजगी ही नहीं है, उसके अंदर वो ग़िज़ाइयत ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें? क्योंकि सब्ज़ी अगर आप पकाएं तो काले रंग की हो जाती है। जब मैं जर्मनी में जाके सब्ज़ी बनाती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि वो इतनी खिले रंग की सब्ज़ी, उसका जायका ही बिल्कुल अलग होता है। तो उसमें क्या करें? क्योंकि हमारे तो जो सब्जी आ रही है वो गंदे पानी की सब्जी है। देखिए, तो इसमें तो हम बहुत अनफॉर्चुनेट है ना। फिर अब होम गार्डनिंग आप देखें कितनी ज़्यादा लोगों ने करनी शुरू कर दी है। तो वाहिद हल तो यही है, हर कोई, अब इतने बड़े घर नहीं होते, बट सबके पास नहीं होते। कुछ कर नहीं सकते ना हम, इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। कहूँगी कि हम जहाँ पे रह रहे हैं हमें वैसे ही लेके चलना है। क्या करें? अब यही सब्जी आपको यही खिलानी है। दूसरी बात है कि अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो किशमिश, बच्चा अब सब्जियां नहीं खा रहा है, किशमिश जो है छोटी वाली 5 से 7 शौक से खाते हैं बच्चे किशमिश। रात को भिगो दे, वो खिला के पानी पिला दे, इंशाल्लाह 10 से 12 दिन में वो लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। रियली? अच्छा, कॉलर है मेरे साथ कॉलर है। कितनी ऐसी बातें किशमिश वाली हमें नहीं पता। 3 बच्चे पैदा कर लिए फिर भी। जी अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है रुखसाना आपका? वालेकुम अस्सलाम। आप निदा माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी रुखसाना, टीवी की आवाज। सवाल ये है कि मेरा बेटा है तो वो ना डरता बहुत ज्यादा है, रात को सोया होता है तो भी डर उठ जाता है। अच्छा, डरता तो है। एक उसके ज़हन में ना वो पता नहीं क्या चीज बैठी हुई है कि कमरे में अकेला नहीं रहता, मुझे कोई पकड़ के ले जाएगा, दीवार तोड़ के ले जाएगा, इस तरह का एक खौफ उसके अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, बात सुने प्लीज, आप मुझे बताएंगी कि कभी आपने बच्चा खाना नहीं खा रहा या बात नहीं सुन रहा, कभी आपने डराया है आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मैं खुद उसे ये कहती हूँ, क्यों डरते हो आप इस तरह से, क्यों है, कुछ नहीं होता। पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डरता। अकेला कमरे में सारी लाइटें ऑन होती है तब भी कमरे में अकेला नहीं बैठता, कहता मेरे पास बैठो, मुझे तो पकड़ के ले जाएगा, इस तरह कर लेगा। अच्छा, कोई मोबाइल पर आप जरा नोट करें, मोबाइल पे कोई ऐसा कार्टून या कोई ऐसी चीज देखता है जो ड्रॉनी है थोड़ी? CID देखता है बहुत ज्यादा। सब जवाब तो आपने अपने सवाल में ही दे दिया। मैं आप किसी एक्सपर्ट से क्या सवाल करूं? CID दिखाएंगे तो यही होगा, दीवार तोड़ के कोई। इतना मना करती हूँ देखने से, लेकिन वो नहीं बाज आता, देखता ही। घर में कौन, उसकी दादी देखती है? घर में कौन देखता? तो उसकी दादी और वो दोनों मोबाइल पे CID देखते रहते हैं, बड़े शौक से देखते हैं दोनों ही। थैंक यू। अभी आप ऑन एयर सब जवाब सुनिएगा जरा। जी नीलम बताएं भाई। देखिए, इन्होंने खुद वजह बता दी कि किस वजह से वो बच्चा डर रहा है। देखिए, 7 साल की एज तक बच्चे का जो जहन होता है, हम सबके जहन का एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस पार्ट है। एक शऊर हमारा जहन का होता है और लाशऊर होता है। बाय बर्थ लाशऊर जो होता है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो आप समझ लें कि वो कंप्यूटर है जिसके अंदर आप जो फीडिंग डाल रहे हैं टिल द एज ऑफ 7 बच्चे के जहन में वो जा रहा है। और क्या रियल है क्या फेक है वो बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। आप उसको बोलेंगे कि जो मरमेड्स होती हैं वो भी यहीं पर होती हैं, उसको लगेगा सही है, उसको लगेगा आसमान से खाना उतरता है वही सही है। कितने अर्से तक ये समझता रहता है जो मेरा छोटा भाई है आसमान से परियां देखे गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो मैसेज उन्हें बिल्कुल उनको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ रियल व्हाट इज़ नॉट, ये बहुत बाद में जाके जब हमारा शऊरी जहन डेवलप होता है तब ये चीज़ आती है। तो उस वक्त जब वो बच्चा देख रहा है उसको ये नहीं समझ आ रहा कि ये सिर्फ टीवी की हद तक महदूद है और ये एक्टिंग कर
कर रहे हैं, उसके अंदर ये रियलाइजेशन नहीं है। इसी वजह से उसका डर जो है ये बैठ गया कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली वो चीज़ देखता तो है। अब जैसे वो सीआईडी दादी देख रहे हैं, वेरी अनहेल्दी। देखें, कनेक्ट करना ये बहुत सारे घरों में है। मोबाइल पे अक्सर दादी जो घर की होती है, जाहिर है उनके पास फिल्में कोई डाउनलोड कर करके और देखना टाइम जी, नहीं होता कुछ और करने के लिए, तो सही है, वो तो देखेंगी। लेकिन पोता पोती जो भी है वो उनके साथ घुस के बैठते हैं। सो क्या करें, दादी को मना करें या दादी बच्चों को मना करे? देखें, ये जरूर बताएं। देखिए, बच्चों से हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो मदर्स होती हैं उनका बर्डन बढ़ जाता है, राइट। दादी संभाल रही है बच्चों को, वो उनको टाइम दे रही है, वो उनसे कनेक्ट कर रही है, वेरी हेल्दी। लेकिन क्या कंटेंट आप देख रहे हैं, राइट। और बच्चे भी जो, अगर आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर ये टीवी वाली बात ना होती तो हो सकता था आपस में जो बच्चे खेलते हैं उसमें भी एक दूसरे को ये नेगेटिव मैसेजेस बहुत देते हैं। हाँ। तो आपको ये बड़ा ख्याल रखना है कि वो बच्चा पूरा दिन क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहा है, किन चीज़ों से जो है अपना एक्सपोजर ले रहा है। अब ये कोई बीच का रास्ता निकालना ज़रूरी है, राइट। ना वो दादी कार्टून देखेंगी, ना वो बच्चा सीआईडी देखना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा कंटेंट, अब हर तरीके का कंटेंट मौजूद है यूट्यूब पे, राइट। तो उस 1 घंटे के लिए वो और क्या चीज़ देख सकते हैं जिससे उन दोनों का टाइम भी साथ में स्पेंड हो, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा नेगेटिव चीज़ जो है उससे एक्सपोजर ना हो। तो ये डेफिनेटली जो उनकी मदर है उनको कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल कह देंगे जो दादी के लिए भी इंटरेस्टिंग हो, एग्जैक्टली, और जो बच्चे के लिए भी इंटरेस्टिंग हो, कोई बीच की चीज। बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, जैसे कि आपने कहा, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि अभी मैंने रिसेंटली अपनी बेटी के साथ डिस्कस किया। जब वो छोटी थी, जैसे होता है ना घर में आप हॉर्स बन के बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं कि वो हॉर्स राइड दे रहे हैं बैक पे, तो मैं उसके साथ आई यूज्ड टू प्रिटेंड टू बी अ लायन, ठीक है। और लायन की तरह मैं ग्राउल करती थी, वो बहुत इंजॉय करती थी, घर में भाग रही होती थी, हंस रही होती थी, पर साथ चीख भी बहुत रही होती थी। और कभी कभार लगता था कि वो हंस भी रही है लेकिन डर भी रही है। तो अभी मैंने रिसेंटली उससे पूछा, मैंने कहा तुम इतना ज़्यादा तुम्हें याद है? कहती है हाँ, आई रिमेंबर एवरीथिंग। मैंने कहा तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती थी? तो शी सेड कि मेरा हार्ट, आई स्टिल रिमेंबर द फीलिंग, माई हार्ट यूज्ड टू बी पाउंडिंग। मैंने कहा क्यों? बट तुम्हें तो पता था कि मैं हूँ, तुम मेरी शक्ल देखती थी, तुम हंस भी रही होती थी। बट शी सेड कि नहीं, इवन देन मैं हंस रही होती थी, मैं एंजॉय भी कर रही होती थी, लेकिन मुझे लिटरली सच का फियर भी होता था। वो देख सकती थी कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ लायन, जस्ट बिकॉज आई वाज प्रिटेंडिंग टू बी अ लायन, इवन दैट वाज स्कैरी फॉर हर। तो बच्चे, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि हम तो किस तरह से क्योंकि डैमेज कर रहे होते हैं, पता भी नहीं होता हमें। हम उनकी इमेजिनेशन जो होती है ना, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। कोई आपके सवाल हैं रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन, तो प्लीज आप पूछिए, बिल्कुल अपनी घर वाली बात है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आपके बच्चों के, यानी मेरे भांजे भतीजे, भांजी भांजिया, सबके लिए ये आज का शो है। सो प्लीज़ देखिए और समझिए, ढूंढिए जो आपकी ज़िंदगी में सॉल्यूशन अप्लाई होती है। एक अभी हम बात कर रहे थे ओवरवेट के ऊपर, हमें ब्रेक के दौरान भी ये बात कर रहे थे, और हमें बहुत सारी कॉल्स, ज़्यादातर कॉल्स इस वक्त ये आ रही हैं कि हमारा बच्चा ओवरवेट है। और ज़्यादा इस वक्त ये होने लगा, एक ज़माना ये था दादियाँ नानियाँ परेशान होती है, सूखा है, ये देखो ज़रा क्या बच्चे की ख्याल नहीं रखती है माँ। तो आजकल उल्टी केस चल रहा है, बहुत मोटे हो गए हैं बच्चे, ओबीस हो गए हैं, काउच पोटैटो बन गए हैं। अब पेरेंट्स इस चीज़ से परेशान है कि ये तो बहुत ओवरवेट है, और कमियां, डेफिशिएंसीज दूसरी हैं। कॉलर भी है हमारे साथ, कौन है भाई? हाँ, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोनिश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आप खुद भी डॉक्टर हैं? जी जी डॉक्टर ना, मैं गायनेक हूँ। अच्छा, गायनी जी, सवाल आप प्लीज। जी जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं आपकी डबल आवाज आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह हो रहा है कॉल पे। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अच्छा, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि जब जैसे मेरी जो फैमिली टेंडेंसी है, मतलब जो मेरे हस्बैंड की तरफ की फैमिली है, उसमें ज़्यादातर ओबेसिटी है, मतलब इनकी टेंडेंसी में बहुत जल्दी मोटापा आ जाता है। तो मैं तो खुद बहुत दुबली पतली सी हूँ, मतलब मैं अभी भी नहीं लगती कि मैं मैरिड हूँ, सिंस 8 ईयर्स मेरी शादी को हो गए। लेकिन जो मेरी बेटी है ना, वो मतलब 5.5 की है, वो बेचारी कुछ भी नहीं खाती, बस वो अपने कजन्स को देखती है नगेट्स खा रहे हैं, तो जब अगर मैं भी उसको देने लगूँ तो उसके दादा दादी कहते हैं कि मत दो उसको, जुल्म कर रही है उसके साथ। वो फ्राइज मांगती है,
मैकडॉनल्ड्स जाती है, मुझे भी ये मील चाहिए, तो फिर मैं इतना, मुझे रोना आता है कि मैं इसको कुछ खिला नहीं पाती। अब उसकी क्या होता है कि वो जब चलती है ना तो उसकी हड्डियों में से आवाजें आती हैं, तो वो कहती है कि इट हर्ट, माय लेग इज हर्टिंग। नहीं, वो उसका वो ओवरवेट है आपकी बेटी? हाँ, कुछ ना खाने पे ओवरवेट है, मतलब वो खाती नहीं है लेकिन उसको टेंडेंसी ऐसी है कि अगर मैं उसको थोड़ा बहुत भी दूं तो लगता ज्यादा। अच्छा, और इसीलिए आपके जो सास ससुर है वो कहते हैं कि इसको जंक ना खिलाओ, कि जंक ना खिलाओ और उसको रोटी भी आधी खिलाओ, तो मतलब उसको भूखा रखो ज्यादा। तो वो बेचारी कहती है कि मैं क्लास में रो रही होती हूँ कि आई एम हंग्री, व्हाट आई डू। अच्छा, आंटी व्हाट आई डू। आप बचपन से आपने उसका यही टाइम रखा है खाने का, उसको कम खाना दिया या वो शुरू में आपने ज्यादा खिलाया है? नहीं, स्टार्टिंग के अंदर ये जैसे हुई बहुत लो वेट थी ना, तो मेरी फीट पर थी। अच्छा। क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, तो फिर मैं उसको तकरीबन 1 ईयर तक ला पाई। उसके बाद खुद जॉब पे जाती थी, तो जाहिर है वो ड्रिबल हो के वो खत्म हो जाता था। वो एक टाइम आता है कि ड्राई हो जाता है मिल्क, तो वो उस चीज की भी उसमें डेफिशिएंसी हुई। तो फिर उसके मैं फॉर्मूला मिल्क पर आ गई। जो घर वाले थे उनको मैं बताती थी, मेड को बताती थी कि ये वाला फॉर्मूला मिल्क को देना है, इतने टाइम ड्यूरेशन से देना है। और फिर उसकी वजह से वो मोटी हो गई ज्यादा, आपको लगता है ओबीस हो गई? नहीं, फॉर्मूला मिल्क से नहीं, वो भी दूध वो नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो सिरप्स होते हैं, जैसे कि पॉलीमाल्ट होता है, सनी डे होते हैं, ये सिरप के ड्रॉप्स उसको देना शुरू करें। तो फिर वो दिए। उसके बाद वो आयरन की चीज़ है ना, तो आयरन भूख लगाती है। अब वो बेचारी जब भूख में मांगती थी तो वही चीज़ घूम फिर के आ जाती थी कि नहीं, इसको ज़्यादा ना दो, दूध भी इसको कम दो, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है उस पर ना। वो बेचारी अब डरती है कि मैं खाऊंगी तो मुझे कोई डांटेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं उसको खिलाऊं क्या। सब कुछ मैं उसको दे सकती हूँ लेकिन मैं उसको खिला नहीं पाती। क्यों? क्योंकि सब मुझसे कहते हैं कि तुम उसकी दुश्मन हो। तो मैं उसकी दुश्मन क्या, मैं भूखा कैसे रख सकती हूँ अपनी बेटी को। अब वो वहाँ क्लास में अपने सबको देख रही होती है, तो वो कहती है कि मम्मी मुझे ये बना के दो, मुझे नगेट्स दो, मुझे फ्राइज अच्छा, दो। आप जरा जवाब सुनिएगा, क्योंकि ये इसका जवाब तो एज माँ मुझे भी पता है, ठीक है? तो डॉक्टर्स इसका जवाब देंगे। एक्चुअली वो खाना खींच रहे हैं उसकी तरफ से, क्योंकि खानदान में जेनेटिक मतलब जीन्स में उसके मोटापा है, तो वो उसको कुछ खाने नहीं दे रहे। और मुझे लगता है वो सही कर रहे हैं, जंक नहीं दे रहे। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे खाने हैं जिसमें उसको सारी हेल्दी चीज़ें मिलेंगी। वो अगर आप प्लीज़ ज़रा इस पर रोशनी डालें तो मुझे अच्छा, बताएं। एक चीज़ तो मैं डॉक्टर साहब को एडवाइस करूंगी कि काइंडली प्लीज़ पहले पूरा इवैल्यूएट करवा लें पूरे पीडियाट्रिशियन से, क्योंकि सिर्फ जेनेटिक टेंडेंसी ही नहीं होती है, बहुत सारी दफ़ा कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं। मुझे वेट नहीं पता बच्चे का कि कितना है, बट अगर वो एक्चुअली ओवरवेट है तो कभी कभी कुछ जेनेटिक कंडीशन। क्या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? बाय बर्थ सिर्फ फेमिलियल टेंडेंसी के अलावा भी बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें फैट डिपॉजिशन बच्चों को हो रही होती है ना। तो सबसे पहले तो हमें कोई जिसको मेडिकल कंडीशंस कहते हैं ना, उसका टेस्ट कैसे कराते हैं? उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जैसे अगर जिसमें कोई हार्मोन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी फैट डिपॉजिशन तो हार्मोन वाले डॉक्टर के पास जाएंगे? पहले आप जनरल पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद भी डॉक्टर हैं, तो एक जनरल पीडियाट्रिशियन इनिशियल वर्कअप कर लेगा। और नॉर्मली हम एक पॉइंट पे वेट देख के नहीं कहते ओबेसिटी, हम फॉलो करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची थोड़ी सी लो बर्थ वेट थी, तो वो इन बच्चों में भी जो लो बर्थ वेट होते हैं ना, उनकी कैचअप ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और कभी कभी बहुत बढ़ के हो जाती है। अच्छा। तो एक चीज़ तो वो ये रूल आउट कराएं कि सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसी है और कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर मेडिकल कंडीशन है साथ में तो हमें उसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। फिर हमें हार्मोन्स के डॉक्टर, जिसको हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उनके पास आम लोगों को ना ये भी नहीं पता कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं, किस। अच्छा, ये क्योंकि लड़की है, आई वांटेड टू आस्क, इस एज में थायराइड का इशू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, थायराइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले तो हम बेसलाइन करके देखेंगे ना, कि ये तसल्ली कर लें कि सिवाय फेमिलियल टेंडेंसी के कुछ और तो नहीं है। दूसरा देखें, छोटे बच्चों को इस तरह से भूखा रखना कि ये मोटी हो जाएगी, इट्स वेरी बैड। वो डॉक्टर साहब उस पे ज़्यादा जी, और वो कह रही मैं डरती हूँ खाना खाने से। तो इसके लिए हमारे पास अब तो न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, कंसल्टेंट मौजूद हैं, जो कि आपको डाइट प्लान बना चार्ट बनाए, लंच में क्या दें, वो आपको ऐसी डाइट्स एडवाइस करेंगे जो हेल्दी हो, जो अर्ली सटाइटी प्रोड्यूस, मतलब आपका पेट भर दे, हाई फाइबर डाइट जिसको हम कहते हैं ना, और वेट गेन ना कराए। कैलोरिक वैल्यू कम होगी उसकी, आप सबको ही, हम सबको पता है ना, बट वो आपको फुलिंग होगा बट वेट नहीं बढ़ेगा। मैं वही कह रही थी कि कुछ जवाब तो हमें भी पता है। कैन आई से समथिंग है, जब हम भी डाइट कर रहे होते हैं, हमें एक प्लान दिया जाता है,
एज अडल्ट्स ऑल्सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टिक टू दैट डाइट प्लान, स्पेशली जब हमारे पास हमारे सामने वो लोग होते हैं जो सब कुछ खा रहे होते हैं। तो एक बच्चे के लिए ये कंट्रोल करना, देखते हुए कि मेरे फ्रेंड्स स्कूल में नगेट्स लेकर आ रहे हैं या जंक लेकर आ रहे हैं, बहुत जुल्म है और बहुत मुश्किल काम है बच्चे से एक्सपेक्ट करना। ये आप तो बताएं उसके दिमाग पे क्या असर हो रहा है। देखें, एज एडल्ट जो हमारे पास लोग आते हैं, ठीक है, जिनके और बहुत सारे, जिस तरह हम लास्ट टाइम भी शो पे बात कर रहे थे, ईटिंग डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, उनके चाइल्डहुड को अगर हम ट्रेस करते हैं तो खाने के साथ बड़ा नेगेटिव रिलेशनशिप रहा होता है, या बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग हुई होती है, या खाने को लेकर बड़ी नेगेटिविटी रही होती है। 5.5 साल की है, शी इज़ जस्ट अ चाइल्ड, राइट? तो इतना ज़्यादा प्रेशर डालना खाने को लेकर, ग्रेड्स को लेकर, एब्सोल्युटली सिर्फ खाने की बात नहीं है, एकेडमिक प्रेशर डालना, इतना किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर फियर डालना, और आप कौन सी चीज़ का फियर डाल रहे हैं, जो कि एक नेचुरल चीज़ है। भूख एक कुदरती चीज़ है, राइट? सो अगर आप खाने को लेकर इतना फियर डाल रहे हैं उस बच्ची के साथ, तो आप उसकी खुद की ज़ात के साथ रिलेशनशिप जो है वो ख़राब कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड हर कोई कंसर्न की वजह से कर रहा है, लेकिन अभी वो बच्ची है। जिस तरह मैं कह रही थी कि हमें नहीं पता चलता कि इमेजिनेशन और रियलिटी में क्या डिफरेंस है। उस बच्ची को सबकी इंटेंशन का नहीं पता, वो फ्यूचर कंसर्न्स का नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि मैं एक चीज़ चाह रही हूँ और मुझे रोका जा रहा है, राइट? और ये मेरे लिए इट्स तकलीफ दे, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे पेन हो रहा है, और सबसे मैं एक्सक्लूडेड फील कर रही हूँ, मैं अलग फील कर रही हूँ। और इस एज में तो आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। अगर आप दिखते भी डिफरेंट हो, आपका रंग डिफरेंट हो, आपका वेट थोड़ा सा डिफरेंट हो, आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। तो पहले तो घर वालों को अपने फियर्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, और एंजाइटी को कम करके फिर हैंडल करें। ये जवाब आपको मिल गया है, दोनों ने आपको जवाब दे दिए। आसानी है, इसका हल इतना मुश्किल नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम महवेश। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसला ये है कि मेरी बेटी की हाइट बहुत कम है। वो 10 साल की है, पर उसके साथ जो दूसरे बच्चे हैं अगर बराबर में खड़े रखे हैं तो उसकी हाइट बहुत कम है। मेरे हस्बैंड की हाइट भी नॉर्मल है, मेरी हाइट भी ठीक है, पर उसकी हाइट क्यों कम है, ये आप इस मसले का हल बताते हैं मुझे। अच्छा, आपके और बच्चे हैं? जी माशाल्लाह 2 बच्चे और हैं। उनकी हाइट आपको लगता है सही जा रही है? जी उनकी हाइट तो ठीक है, बस इसी की एक हाइट कम है। और आपने एज क्या बताई बच्ची की? 10 साल है। 10 साल, ठीक है, ओके, थैंक यू जी। जी डॉक्टर सीमा, सारे सवाल लगता है ये तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप टोटके बता सकती हैं भाई, हाइट बढ़ाने के, और हस्बैंड एंड वाइफ की हाइट नॉर्मल है, 2 बच्चे जो हैं उनकी भी कोई कंसर्न नहीं रहा हाइट का, ये तीसरे वाले बच्चे में प्रॉब्लम हो रही है जो 10। इसमें अगेन वही वाली चीज़, न्यूट्रिशनल रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि विटामिन डी का स्टेटस कैसा है। अच्छा, विटामिन डी का ताल्लुक होता है हाइट से? एक्जैक्टली, हाइट होता है आपकी हर चीज़। विटामिन डी इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग। हमारी बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है, ज़्यादातर चीज़ें हमारे विटामिन डी स्टेटस ये पता है, मतलब मुझे ये वाले जो दिन है इसमें मुझे विटामिन डी लगता है किंग है। कोई विटामिन्स का, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्कस होता है कि वो विटामिन जो है वो ले रही हो, ये ले रही हो, विटामिन डी नहीं लिया तो अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। अच्छा एक चीज, बिकॉज यू टुक कॉल और वहाँ पे बात रुक गई थी, बिफोर वी मूव ऑन जो आपने पूछा है, एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, क्योंकि वो बच्ची, आई एम गोइंग बैक टू दैट गर्ल, क्योंकि मुझे इट्स हिट मी रियली हार्ड। वो 5 साल की बच्ची है, उसके लिए बहुत मेंटल ट्रॉमा है। आई हैव बीन थ्रू इट माई सेल्फ। ये आपको ज़िंदगी भर लास्ट करेगा। आई थिंक फूड को इस वक्त लिमिट करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको वंस अ डे उसके मर्जी का खाना खिला दें। चीट डे उसका नहीं चीट डे भी नहीं, आप दिन में, वो बहुत छोटी अभी, चीट डे इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर, आप उसका एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं, उसकी एक्सरसाइज बढ़ाएं, ताकि उसकी बॉडी एक्सर्शन होगी तो उसकी कैलोरीज बर्न होंगी। उसका फूड लिमिट मत करें, वो उसके लिए जुल्म है, उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर होगा। इट इज आई थिंक इट्स टॉर्चर। सारी उम्र पड़ी है डाइटिंग करने के, सारा अली खान को देखें, और उसके कैसे यूं से यूं हो आई थिंक इस एज में अगर आप इतना लिमिट करेंगे फूड, तो उसकी ग्रोथ पे भी फर्क पड़ेगा। तो आप उसको उसकी एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं, और फिर नाउ गोइंग बैक टू हाइट, उसमें मैं अपना भी थैंक यू सो मच फॉर एडन, क्योंकि ये हमने सोचा नहीं कि उसके अंदर उसका बचपन छिन रहा है, क्या उसका हो रहा होगा। अच्छा, हाइट के ऊपर आते हैं हम। हाइट, बहुत लोगों को शौक है कि बच्चों की हाइट बढ़े, और बहुत सारे लोग
बात भी करते होंगे, आपसे भी टोटके भी लेते होंगे, बहुत आते होंगे। सो जी अच्छा देखिए निदा, इसमें कुछ चीज़ें मैं हमेशा यही बताती हूँ, ये बहुत कॉमन कंसर्न है लोगों का, लेकिन कुछ चीज़ें बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग होती हैं, ठीक है, जो कि बाय डेस्टिनी अल्लाह ताला ने लिख दी है कि किसी की अगर शॉर्ट हाइट है तो वो रहेगी। हैविंग सेड दैट, अभी बच्चे की एज ऐसी क्या है, न्यूट्रिशन का ताल्लुक बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल है, हम कुछ इंचेस तो ऐड कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो बाय जीन्स अगर किसी की हाइट शॉर्ट है तो हम उसको लॉन्ग हाइट कर दें, ठीक है, बट क्योंकि बच्ची की एज अभी प्यूबर्टल एज पे नहीं आई है तो वी हैव इनफ टाइम। कुछ चीज़ें हमें रूल आउट करनी होंगी, एक उसका विटामिन डी स्टेटस, अगेन हार्मोनल टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी थायराइड, इवन अगेन फिर थायराइड, तो थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़, वेट गेन, शॉर्ट हाइट करा सकती हैं। कुछ और बहुत रेयर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो शॉर्ट हाइट करवाती हैं। वो सब रूल आउट करने के बाद गुड न्यूट्रिशन, गुड आयरन, गुड विटामिन डी, मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन, और फिर अगेन फिजिकल एक्टिविटी। आजकल हमारे स्पेशली गर्ल्स में तो है ही नहीं ना, उनको इतना मिलता ही नहीं है। आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में देखिए कि लड़कियां क्यों इतनी लंबी होती हैं, दे आर एथलीट्स। अभी रिसेंटली फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप विमेन हुआ है, तो आप उसमें देखिए उनकी एवरेज हाइट 6 फीट है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो फिजिकल एक्टिविटी, और जो कि हमारी गर्ल्स अनफॉर्चुनेटली नहीं होती, स्पेशली ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, अगर फिजिकल एक्टिविटी रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर अ गर्ल और अ बॉय बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे साथ हुआ था, क्योंकि हम 5 बहनें हैं एंड वी ऑल माय सिस्टर्स आर अबव एवरेज, और मेरी हाइट रुक गई थी एट 5'2", और क्योंकि वैसे तो 5'2" इज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन मैं अपने घर में सबसे शॉर्ट थी अपने बहनों में, तो काफ़ी होता है ना कि नेम कॉलिंग भी हो रही होती है, मजाक भी बन रहा होता है, यू बिकम द जोक ऑफ द फैमिली। तो वो अगेन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी मेरे साथ हो रही थी। हुआ ये कि बिकॉज आई वाज लिविंग इन इंग्लैंड, तो मैं लंदन से अप नॉर्थ एक हिली एरिया पे चली गई, वहाँ पे स्कूल वॉक करके जाना था मुझे, क्योंकि मैं बस वहाँ पे नहीं थी। तो हिल एरिया पे मेरी वॉक स्टार्ट हुई एट द एज ऑफ 15, जाने का 25 मिनट्स, आने का 25 मिनट्स, इनफैक्ट 30 मिनट्स ईच वे था। उस एक्टिविटी की वजह से इन 1 ईयर फ्रॉम 5'2" टू 5'7", 5 इंच मैंने निकाली है, जो मेरी हाइट नहीं निकल रही थी। तो फिजिकल एक्टिविटी एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स इन प्यूबर्टी। आई फील खाना ना लिमिट करें, वो ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन विटामिन डी, अच्छा लड़का जो है, अगर लड़का है और उसकी हाइट रुकी हुई है तो उसको भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। अच्छा देखिए, हम लड़कों की जो हाइट हमारी फाइनल आती है ना, वो प्यूबर्टी पे आती है, तो वो प्यूबर्टी गर्ल्स में जल्दी होती है 12 to 14 ईयर्स, बॉयज में डिलेड होती है, लंबे होते हैं। आप अगर क्लासरूम में भी देखेंगे जो को एजुकेशन है, उसमें लड़कियां लंबी होंगी, लड़के ऐसे पतले चुके, और एकदम से वो आप 4 साल बाद देखें तो लड़कियां तो वहीं रुक जाएंगी, दे कीप ग्रोइंग, बॉयज कीप ग्रोइंग टिल द एज ऑफ 16। तो बॉयज में हम फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं, हाँ, बट फॉर गर्ल्स प्यूबर्टल स्पर्ट जो कि एक तेजी से 4-5 इंचेस बढ़ती है। बच्चों के लिए क्या करें, विटामिन डी के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? स्टेटस चेक करवाएं, एक तो रेगुलर सप्लीमेंट्स लें, और डाइट्स ऐसी अच्छी रखें। सप्लीमेंट्स क्या, और आप फिर मुझे थोड़ा टिप बताएंगी कि हर्ब से भी फायदा हो? बहुत सारे विटामिन डी कंटेनिंग सप्लीमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बेसिकली विटामिन डी लें, ट्रेड नेम ले लूं, हाँ, मतलब कंपनी का नाम ले लें। अब क्या करूं, मैं लोगों को थोड़ा आपको पता है थोड़ा नेशनल टेलीविजन है, एवरीबडी स्टार्ट्स यूजिंग इट, फिर तो विटामिन डी, जो बच्चों के लिए आता है, बच्चों के ड्रॉप्स फॉर्म में आते हैं। मैं मेंशन ये करना चाह रही हूँ कि ये नहीं कि जो खुद खा रही हूँ वो खिलाना शुरू बिल्कुल कर दें। बिल्कुल बिल्कुल जो बच्चों के लिए, किड्स के लिए, देखिए सेंट्रम भी किड्स के लिए अलग कैल्शियम भी हेल्प करता है। यूजुअली जो हमारे सप्लीमेंट्स आते हैं ना, डी और कैल्शियम वो मिक्स्ड आते हैं, जिसमें एक मुतदल मिकदार में ये क्या विटामिन चक्कर डी, होता है? कैल्शियम जब छोटे थे तो वो मछली के अंडे खिलाओ, उसमें क्या ओमेगा फिश ऑयल इज रिच इन ओमेगा 3 अच्छा वो मछली के पहले जो है फिश ऑयल की कैप्सूल्स नहीं आती तो ये मछली के अंडे तो नहीं होते, तो क्यों कहते थे उसको मछली के अंडे? यार खाली वो कैप्सूल्स अंडों जैसी होती थी, तो मछली के अंडे जहन में तो रख के देखो ना कि वो बेचारे आ रही होती है। फिश ऑयल बहुत अच्छा है ना स्किन के लिए, बॉडी के लिए, वैसे भी तो इसका मतलब कि ये सही है, बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल अच्छा, कैन आई आस्क समथिंग? मैंने ये शो में आपके बताया हुआ भी है, मेरी अम्मी का फर्म बिलीव है, एग बॉइल्ड एग खाना है, हाफ बॉइल्ड भी नहीं, कहते हैं बॉइल्ड में बेटी खा रही है, हाफ बॉइल्ड खिलाओ। और हम 5 बहनों में से एक बहन
ने नहीं खाया एंड शी इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ अस ऑल। अम्मी मार मार के खिलाती थी हमें अंटिल द एज ऑफ 14-15, नहीं तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, स्कूल नहीं जाओगी अगर एग नहीं खाया। Does that have any? एग रिच सोर्स है विटामिन डी का। एक एग इन इटसेल्फ कंप्लीट मील है। सुबह में अगर आप डाइट कर रहे हो, आप ब्रेड ना खाओ, आप पराठा ना खाओ, अगर आप बॉयल एग भी खा लो, ताकत तो बहुत है, आपका आधा दिन आराम से यू फील सो फुल। आप ठीक है फ्राइड ना खाएं ऑयल के, अगेन इसका मतलब लेकिन इसका मतलब impact है। विटामिन डी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, कमिंग ओवर टू यू, आप कोई ऐसे हर्ब बता सकते हैं जो सफूफ की तरह बच्चों को खिला दे? हर्ब्स जो होती हैं वो टोटका नहीं, हर्ब्स जो है वो खुद उसमें विटामिन डी है, कैल्शियम है, सारे विटामिन होते हैं। अच्छा, उसमें भी यही 4 चीज़ें हैं, बहुत इजीली मिल जाती। सिंघाड़ा हर जगह मिल जाता है, ठीक है, सिंघाड़ा आपने लेना है, तकरीबन आपने 100 ग्राम सिंघाड़ा लेना है। हुब्बुर रिशाद, एक सीड्स होते हैं बारीक बारीक, वो ग्रोथ के लिए गुड सोर्स ऑफ। क्या नाम है उसका? हुब्बुर रिशाद। हुब्बुर रिशाद, वो 100 ग्राम्स लेना है आपने। मिश्री उसमें लेनी है 50 ग्राम्स, मिश्री कम लेते मिश्री हैं। धागे वाली मिश्री जो आप नॉर्मल जो मिश्री इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिश्री तो मीठी, मतलब मिश्री में ऐसा क्या? मिश्री के अंदर ये आपका कैल्शियम सोर्स है। अच्छा, इसमें मिठास के मिश्री लिए किससे बनती है वैसे? ये तो अब वो निकालते डिफरेंस को ना, यूँ समझ लें कि जैसे गोंद है, आप दरख्त की जो गोंद निकलती है उसके साथ मिक्स करके मिश्री बना। मैं समझी चीनी की चीजें नहीं, इससे नहीं, क्या? नहीं, मिश्री इज समथिंग यार। हाँ बिल्कुल, उसको डिफरेंट 2 से 3 चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके मिश्री बनाई जाती है और हड्डियों को मजबूत करता है। अच्छा, सारी चीजें हड्डियों से रिलेटेड? बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये सब चीजें पीस के आप एक बच्चे को दे भी सकते हैं ना? बच्चे को देना, लेकिन मस्तगी रूमी बहुत कम लेनी है। अगर आपने 100 वो रिशाद और सिंगाड़ा लिया है, 50 ग्राम्स आपने मस्तगी वो मिश्री ली है, तो 25 ग्राम्स मतलब चौथा हिस्सा आप मस्तगी लेंगे, गर्म होती है। और इन चारों को मिला के आपने पाउडर बनाना है। उसके बाद जो है सफ़ू बना के आपने रख लिया है। दूध के साथ 1 टीस्पून आप दूध में मिक्स करके दे सकते हैं या खिला के दूध पिला सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसके साथ, सिर्फ खाना नहीं है इसको, वरना यूँ फैलेंगे। एक्सरसाइज करनी है बच्चे का ना, अपने वही अगेन या तो स्विमिंग करता हो या पार्क जाता हो। हम लोग कहते नहीं नहीं स्कूल गया बड़ा खेल लिया, अरे नहीं स्कूल में भी कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, आप कुछ कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, एक एक्सरसाइज बताऊंगी, वो बच्चे घर में कर सकते हैं लंबे होने के लिए। चलिए जी, बच्चों को लंबा करवाना है तो ये आपकी क्लिनिक में मिल जाता है ना, ये सफूफ बना के दे देती है ना? बना के ऑर्डर पे मिल जाते हैं, ऑर्डर पे इजीली खुद भी बना कस्टमाइज करके। यस यस। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खाला की ज़बानी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी तक जो हमने डिस्कवर किया प्रोग्राम में, हमें हाइट, हमें ओबेसिटी, बच्चों के दांत, बच्चों के को जो उछालते हैं कि दिल मजबूत हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। मैंने बहुत सारा और कवर करना था, लेकिन जाहिर है ये ऐसी बातें हैं कि वो पता भी नहीं चला और मेरे पास सिर्फ थोड़े से मिनट्स रह गए। सो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम टू द पॉइंट पर जल्दी जवाब देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर कौन है? जी अरीबा। अस्सलाम वालेकुम निदा। मेरा मसला ये है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा स्कूल गोइंग है, ठीक है ना। उसकी आंखों का मतलब आई साइट का मसला है। पहले तो पॉइंट्स में थी, अब नंबर में वीक होती जा रही है उसकी आई साइट ना। होमवर्क कराती हूँ तो सर में दर्द हो रहा है, मतलब काफी उसका जो है ना नजर का मसला है। आपके लोगों ने कहा गाजरें खिलाओ, अच्छा गाजरें खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, उससे ठीक होगा। मैंने बहुत एफर्ट किया। अच्छा मेरी बात सुने, आपके हस्बैंड या आपके खानदान में या नानी ददियाल में, ननियाल में किसी की आई साइट वीक है? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। मेरी भी ठीक है, मेरे हस्बैंड की भी ठीक है नजर तो। और आईपैड वगैरह वो बहुत देखता है? मोबाइल आपको पता है ना, बस मोबाइल का है, लेकिन वो भी मैं बहुत ज्यादा कम, मतलब ब्राइटनेस बिल्कुल कम करके बहुत ज्यादा मैं इस चीज पर नजर। अच्छा, आपके और बच्चों की भी खानदान में और बच्चों की नजर कमजोर है? नहीं नहीं, और किसी की कमजोर नहीं है। कोई सवाल आप लोग करना चाहते? नहीं। ठीक है, अभी हम आपको जवाब देते। अच्छा, ये आपने सुन लिया इनकी प्रॉब्लम। मैं भी छोटी थी तो मेरी अम्मी ननियाल के साइड की नज़र बहुत कमज़ोर थी, तो मेरे साथ भी हुआ था एक सर्टन एज में, सर में दर्द, चश्मा लगा। मेरी दूसरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी नज़र थोड़ी कम कमज़ोर है। हमारी तो जेनेटिक थी, जीन्स में थी, तो वो हमें चश्मे मिले, नज़र कमज़ोर मिली। मेरे तीनों बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से नहीं आई। मेरे हस्बैंड की नज़र 6/6 अच्छी है, तो मेरे किसी बच्चे के, एक बच्चा है जिसकी कम है नज़र कमज़ोर,
बाकी किसी की भी नहीं है। अब आप प्लीज उनका जवाब दें कि क्या है, क्या देखिए, अब करें? तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया है ना कि जो है अब हम देख रहे हैं कि 30, 40, 50% बच्चों को अर्ली एज में हमें लगे थे 12-14 साल में, तो अब बच्चों को 6-8 साल, कभी कभी तो उससे भी पहले। वजह क्या है? वजह बहुत सारी वजह हैं। जेनेटिक के साथ साथ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो कहते हैं एक्सेसिव ऑफ द स्क्रीन टाइम। इवन ये जो कोविड Excessive of स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम। इवन जो कोविड आया, कोविड में आपको पता है पूरा स्कूल ऑनलाइन हो गया। यस, ठीक है, 6 आवर्स बच्चे आप Exactly. कैसे लिमिट करोगे स्क्रीन टाइम? पूरे 6 आवर्स बच्चे लैपटॉप्स के सामने, आईपैड्स के सामने बैठे हुए हैं, पूरी गूगल क्लासरूम ले रहे हैं। उससे फिर उनको उसके उनकी बाद आदत ग्रुप बन गई। स्टडीज भी उसी पे ही चल उसके रही बाद थी। ग्रुप स्टडीज, असाइनमेंट्स उस पर बन गए हैं। तो गाजर का डाइट का रोल है, बट ऑब्वियसली वो रिवर्ट तो नहीं कर सकती है, हेल्प कर सकती है। क्या हेल्प कर सकती है? विटामिन ए होता है ना, विच इज गुड फॉर आवर विजन, तो वो मजीद प्रोग्रेशन। कहते हैं सौंफ और मिश्री, आप बताएं ना जरा क्या क्या खिलाते हैं? सौंफ होती है, सौंफ, बादाम, दखने मिर्च और मिश्री, इसका पाउडर बना के सफ़ू, मतलब बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं होना चाहिए, तो बच्चा चबा के खाए। अच्छा, ये चारों चीज़ें मिक्स करके रख ले, तकरीबन 5 बादाम, 5 दखने मिर्च, आधा चमचा सौंफ, आधा चमचा मिश्री, इस रेशो में एक टाइम की खुराक है। इसको आपने रात को खाना है, इसके बाद पानी नहीं पीना है। बच्चे को अगर ख्वाहिश हो रही तो थोड़ा सा दूध पिला दें, कम से कम आधा घंटा पानी नहीं पीना, और रेगुलर 40 डेज करना है। ठीक है। इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। जो जैसे स्क्रीन टाइम की वजह से या किसी डेफिशिएंसी की वजह से आईसाइट वीक हो रही है, तो ये उससे बेहतर होना शुरू होता है। हेल्प हो जाती है। आपने कहा गाजर हेल्प करता है, और क्या क्या चीज़ें हैं खाने की जो आंखों की आईसाइट के लिए अच्छी हैं? मेनली तो गाजर को कहते हैं कि विटामिन ए हाई होता है उसमें, और फिर बाकी सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं ना वो हेल्प करते हैं। बट अगेन एक प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, वो आँखों का पर्दा चेक करते हैं कि ये सिर्फ जो प्रॉब्लम है हमारी लेंस की है, खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं है कि पर्दे पे कुछ प्रॉब्लम है, बहुत रेयर होती है, बट अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है तो हम कहते हैं कि बेहतर है कि प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट से वो करें। और जो स्पेक्स, जो ग्लासेस, चश्मे यूज़ करते हैं वो अपने ऑब्वियसली नंबर वाले यूज़ करें, तो जो सर के दर्द और ये सारी जो प्रॉब्लम है इससे भी। यानी कि देखिए, सर का दर्द जो है वो एक सिम्टम है आईसाइट का। बिल्कुल। अगर छोटे बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि तो उसको, नॉर्मली हाँ, छोटे बच्चों में सर का दर्द ना अजीब लगता है। हम लोग कहते हैं इन्हें बड़ा सर में हाँ। दर्द हो रहा है, अरे So वो- हो रहा है भाई, हाँ, सीरियसली। तो वो उसका ताल्लुक एक तो आईसाइट से, वो आयरन की कमी से भी सर में दर्द होता है क्या? आयरन की कमी की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से, वाटर इनटेक दिमाग कम में, हाँ, वाटर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से भी सर में ब्लड दर्द हो प्रेशर सकता है। लो हुआ, आपका सर का दर्द शुरू हो गया। और ठीक है। स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस क्या है बच्चों में? बच्चों में स्ट्रेस होता है, बहुत stress बच्चों का। देखिए, दिस इज अ मिथ कि बच्चों को एंजाइटी या स्ट्रेस नहीं होता अरे है, मेरी गुड़िया ठीक है, को इतना बहुत ज्यादा हो कॉमनली, जाता है। और अब तो उनके जो बोलती है, सिम्टम्स मम्मा, हैं I'm वो so फिजिकल stressed। पेन की सूरत में बाहर आते हैं। हम अगर वो अक्सर constant छोटे पेट- बच्चे कहते हैं तो हम कहते हैं बच्चों को क्या अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 24 घंटे बच्चों का एक होता है, एक एज, वो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि बोन्स बड़ी होती है इसलिए दर्द होता है, पैरों में जो टांगों का मुसलसल दर्द, है, ग्रोइंग पेन, ग्रोइंग पेन, उसमें करें क्या? मालिशें कर ली, बांध दिया, आप कितना पेन किलर तो नहीं हर वक्त दे सकते। नहीं, बांधने से बहुत फर्क पड़ता है। मैं वही तो कह रही हूँ, बांध के रखती हूँ, उसकी टांगे क्या करूँ? इसमें 2 चीज़ आप ये कर सकते हैं, इसको उसके पेशेंट की हाइड्रेशन अच्छे कर सकते हैं बच्चों की, कि जैसे वाटर इनटेक, लिक्विड इनटेक, आजकल जैसे ह्यूमिडिटी बहुत है ना, तो हमारी बॉडी से सॉल्ट्स भी निकल जाते हैं। तो सही। जब पानी की कमी होती है, आपने देखा होगा कभी जब हम वेकेशंस पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैक कर लिया, बहुत चल लिया, तो एकदम क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो डिहाइड्रेशन से हो रहे होते हैं। और प्रॉपर टाइम रेस्ट, नाइट का रेस्ट पूरा करें। और अगेन वही बात आ जाती है, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, ये एक बहुत तो इसलिए common टांगों cause में है। दर्द जो इसलिए बच्चे टांगों में दर्द कंप्लेन करते हैं, हाँ। ठीक है। अभी हम Again उससे आते पहले क्या बात कर रहे हैं? सॉरी, स्ट्रेस। बच्चों में भी डेफिनेटली यू नो, अब तो क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3 के बच्चे हैं, और एक हेल्दी चीज़ ये हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से कि बच्चों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आ रहा है। एक्सप्रेस करना, वो खुद बिल्कुल। बताते हैं कि आई एम फीलिंग सैड, मेरा एग्जाम है तो आई एम फीलिंग वरिड। ये चीज़ें पहले के बच्चों में नहीं होती थी। जब हमने उनको वर्ड्स दिए हैं तो वो बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। मतलब बेसिक एजुकेशन में बाकायदा ये इमोशंस को बहुत ज़रूरी, उनको बताया गया है बाकायदा। एब्सोल्युटली। हाँ। पहले अब जो हम OA लेवल्स एकेडमिक प्रेशर की भी बात कर रहे थे, बहुत कॉमनली ये हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं, 14-15 साल के बच्चे एंजाइटी अटैक से मेडिकल डॉक्टर से रेफर होकर आ रहे हैं, जिनके अभी O लेवल्स होने वाले या उनका ब्रेक डाउन हो चुका है। सो ये एंजाइटी की अलामातें बहुत पहले से शुरू हो जाती है। एक्सेसिव वॉमिटिंग कोई मेडिकल इशू नहीं है, और आपको बार बार नौजिया हो रहा है, आपको बार बार वॉमिटिंग हो रही है, आपको बार बार
चक्कर आ रहे हैं और आपके सर में कांस्टेंट दर्द रह रहा है और कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, और हम टीनेजर्स की या उनसे भी यंग बच्चों की बात कर रहे हैं, सो इट्स अ साइन, इट्स अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस कि वो बच्चा कोई ना कोई चीज़ परेशानी उसको कर रही है। और इवन मैं तुम्हें बताऊँ, ये जब मैं अभी अपने ही घर की मिसाल देती हूँ कि मेरा कोई ग्रेड चेंज हुआ जब नया सेशन स्टार्ट हुआ, वो मुझे पहले दिन से कह रही है आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ग्रेड, मम्मा प्लीज़ मेरा सेशन चेंज कराएं, मेरा सेक्शन चेंज कराएं। अच्छा, स्कूल में 2-3 दफ़ा गई, फिर टीचर ने उसको प्यार से कहा कि नहीं अभी न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, ज़रूरी नहीं है सारे ओल्ड फ्रेंड्स हो। नहीं, यकीन मानो वो वैसी वो उसकी शक्ल ही नहीं होती। मैं मीरब को जानती हूँ, मैंने जाके परसों मैं टीचर के पास बैठी हूँ उनकी, मैंने कहा देखिए आप चाहते हैं कि मेरी बच्ची ये स्कूल छोड़ दे तो मैं छुड़वा दूँ, क्योंकि मुझे मेरी बच्ची ज़्यादा अजीज़ है। आप सेक्शन नहीं चेंज करें, मैं उसके बिहेवियर में बदलता हुआ चेंज नहीं, उसकी दोस्तें दूर हो गई, बिल्कुल दूर हो गई, और अब शफलिंग होती है, शफलिंग होती है ना। अब जिस सेक्शन में वो बिल्कुल न्यू फ्रेंड्स है और उसमें बॉयज़ बहुत ज़्यादा थे, तो एक वो भी आ जाता है कि लड़ाई झगड़े, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, और वो अपने स्कूल की बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची है। तो टीचर ने मेरी बात सुनी, आज उनका सेक्शन चेंज हो गया है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और जिस तरह वो कल आई है ना, मम्मा थैंक यू सो मच, मम्मा मेरा सेक्शन चेंज हो गया, मैं बी में चली गई हूँ। मैं कहा शुक्र खुदा का, मतलब मैं उस बच्ची का रिलीफ देख रही थी फेस पे कि वो क्या। तो हमें ये भी फील करना चाहिए एज अ पेरेंट, छोटी छोटी चीज़ों को अगर बच्चा आके आपसे कंप्लेन कर रहा है तो ये नहीं कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा नहीं अभी थोड़े दिन में तुम्हें आदत पड़ जाएगी, नहीं आदत पड़ेगी उसको। अगर वो नहीं कंफर्टेबल फील करी तो आप थोड़ा सा उसको सीरियस लें एज अ पेरेंट, आप जाएं, इस पे बात करें, इस पे डिस्कस करें। ये बात मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि नॉर्मली स्कूल्स की प्रैक्टिस है कि वो बच्चों को शफल करते हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक होती है, और क्या अगर बच्चा ये कहे तो हमें करवाना चाहिए नहीं, क्योंकि हम तो उसको आगे वाली दुनिया के लिए स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लोग आएंगे जिंदगी में चले जाएंगे। सो वो हम एज पेरेंट हमें क्या करना चाहिए? देखिए, स्कूल की जो लॉजिक होती है ना, इसके पीछे ये होता है कि बच्चा हर माहौल में एडजस्ट हो जाए। वो एक स्किल सिखाना चाहते हैं कि नए माहौल में भी आप जाकर एडजस्ट कर सको। लेकिन आप अपने बच्चे को बेहतर जानते हैं, राइट? आपको पता है क्या ये चेंज इसके लिए लॉन्ग टर्म में बेटर रहेगा या इसको ज़्यादा परेशानी में डालेगा। देखिए, स्कूल इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि पढ़ाई करनी है। अब वो बच्चा वहाँ पर एंजॉय करने के लिए नहीं जा रहा है, वो किसी गेम के लिए नहीं जा रहा कि यहाँ नहीं तो यहाँ बिठा दिया, इट्स फाइन, उसने वैसे ही वहाँ पर जाकर स्ट्रेस लेना है। और अगर ये स्कूल या क्लास शिफ्ट होने की वजह से आप देख रहे हैं कि उसके बाकी बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो गए, उसने खाना पीना कम कर दिया है और 2-3 दिन हो गए, हफ्ता गुजर गया और आप देख रहे हैं वो बच्चा उस चेंज से कोप नहीं कर पा रहा है, तब आपको इंटरवीन करना चाहिए और उस बच्चे से पूछना चाहिए और उसको लिमिटेड सॉल्यूशंस दें। देखें, 3 साल की एज से बच्चे के अंदर उसकी मर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है। 3 साल का बच्चा आपसे जिद करेगा मुझे ये कपड़े पहनकर पार्टी में जाना है, वो पटांग कपड़े उठाएगा लेकिन वो जिद करेगा, राइट? उसके अंदर अपनी पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू हो गई है। अब होता क्या है, बच्चों के पास हम चॉइस देते नहीं है। आप कह दें नहीं चेंज कर रहे हैं हम स्कूल, तुम्हें जाना है, ही डजंट हैव अ चॉइस, वो चला तो जाएगा लेकिन वो ये मैसेज पिक करेगा कि मेरी मर्जी जो है वो सुनी नहीं जाती है और वो अपने आप को दबाना शुरू कर देगा, जो उसकी फ्यूचर पर्सनालिटी के लिए बड़ा अनहेल्दी है। आप मिलकर डिस्कस करें क्या ऑप्शंस हैं। आप उस बच्चे से पहले बात करें कि बेटा हम क्यों ना 3 वीक्स के लिए ये ट्राई करके देख लें, अगर आपको फिर भी मज़ा नहीं आएगा, इफ यू स्टिल नॉट कंफर्टेबल, हम बात करेंगे स्कूल से। सो यू नो, ताकि उसको फील हो कि वो इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट है। ज़्यादा ज़रूरी मैसेज ये है कि बच्चे पे हम कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ कोई डिसीजन मुसल्लत नहीं करें। ट्रस्ट गेन करना है ना, पेरेंट्स ने ट्रस्ट गेन करना होता है और हम चाहते हैं कि बच्चा आकर हमें सारी बात बताए, हमें ट्रस्ट करे, दोस्तों से ज़्यादा हम पे यू नो वो क्लोजनेस शो करे, तो पहले हमें शो करनी पड़ेगी। You have to become their friend. Absolutely. तो जहाँ हम उनको कोई चीज़ प्रॉमिस करें या वी हैव टू शो दैट वी डू टेक देम सीरियसली और हम उनका ख्याल रखते हैं और उनकी मर्जी का भी ख्याल रखते हैं, तो वो बैलेंस से रिलेशनशिप चलता है। बिल्कुल इग्नोर करके
उनको जो है बाईपास नहीं करना क्योंकि है। देखिए ना, अलग अलग पेरेंटिंग होती थी। हमारी जो पेरेंटिंग हुई है वो हमारे माँ बाप ने अलग तरीके से की। हमें जो करनी पड़ी अपने बच्चों की पेरेंटिंग वो हमें आज के जमाने के हिसाब से करनी पड़ी, और शायद जो हमारे बच्चे अपने बच्चों की करेंगे ये वो सबको अलग बताएं, होगा। ये प्लीज सबको खुल के बताएं कि अपने बच्चों को उस दौर के हिसाब से पालें, ना कि अपने दौर के हिसाब से कि हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे पाला था, वो आपका दौर था। प्लीज हर दौर अलग होगा और उसको उस दौर के हिसाब से ही पालना जिंदगी में ये सबसे बड़ी हिकमत होती है। अच्छा, बहुत सारे सवाल और बाकी हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम अनकरीब एक और इस तरह का शो लेकर आएंगे। अभी जो हम कवर कर सकते थे प्रॉपर तरीके से वो हमने कोशिश की है। उम्मीद है इन सारी बातों से आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी आप लोगों से सीखी हैं, और इनफैक्ट हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इस तरह की डिस्कशंस जो हम सारी ख़वातीन बैठती हैं ना, सो वो जो हम गंदी वाली कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जो नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस होती हैं, उनकी बजाय ये हो तो बहुत सारे मसलों का हल आपको अपनी ही गैदरिंग में मिल सकता है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। अब जाहिर है बच्चों की बातें होंगी तो बच्चों की अम्मा की बातें होनी चाहिए ना, और बच्चों की अम्मा को मुझे लगता है पसंद होना चाहिए कि वो अपना ख्याल करें, अच्छी दिखें। खूबसूरत तो वो हैं ही, सबको अपनी माएँ अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें जो मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ ये अपनी यूजेज में रखें तो मज़ीद हसीन होती चली जाएंगी। हर माँ को अपनी हर बच्चे को अपनी माँ जो है ना हसीन तरीन चाहिए। डॉक्टर उमेरा इल्म हमारे पास यहाँ मौजूद है, ख़ास तौर पर एम कॉलरिक के साथ। जी अच्छा, आपने माएँ तो सबकी प्यारी होती हैं। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है एम कॉलरी की आपने बात की, सब लोग जानते हैं, आप इस तरह से बता रही होती है, लोगों को इंट्रोड्यूस करा रही होती है। हाँ, बच्चों की सिर्फ माओ के लिए, बापों के लिए भी सबके अब्बा के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो एम कॉलरी की जो नई हमारी प्रोडक्ट है वो स्किन फूड के नाम से है। एक्चुअली होता क्या है कि हम कहते हैं कि हमें एक ब्राइटनिंग के लिए एक अलग चीज़ चाहिए, डिफरेंट वाइटामिन चाहिए, हमें एंटी एजिंग के लिए भी चाहिए, इम्यूनिटी भी के लिए भी चाहिए, और सबसे बढ़ के कोई ऐसी चीज़ जो हमारी स्किन को हेल्दी कर सके। स्किन फूड जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और ये 1 मंथ में आपको एक फुल बॉडी की वाइटनिंग हो गई, आपका एंटी एजिंग का जो प्रोसेस होता है एजिंग का उसको स्लो करता है, और सबसे बढ़ के आपके स्किन को हेल्दी करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग वाइटनिंग पे जाते हैं, एजिंग पे जाते हैं, बट हम स्किन की हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा है स्किन फूड जो कि सबके लिए है, सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट इन अ मंथ आपको खुद नज़र आएगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, और आपको लगेगा हाँ मेरी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा बेटर होती चली जा रही है। और सबसे बढ़ के इसे फेस पे काम नहीं करती इसलिए कि खा रहे हैं आप, तो ये पूरी बॉडी पे काम करती है। तो ये आपने इस्तेमाल करना है अपनी पूरी बॉडी की ब्राइटनिंग के लिए और उसकी हेल्थ के लिए। अच्छा, ग्लूटा कैप्सूल जो है वो बड़ी आपकी हिट चल रही है, जी। उसकी क्या रीजन है, कौन सी? अच्छा, इसमें इसी के अंदर मौजूद है। अच्छा, एक मैंने कहा ना वाइटनिंग के लिए, एजिंग के लिए, इसके अंदर ग्लूटाथायोन, रिड्यूस ग्लूटाथायोन मौजूद है। ये ग्लूटा कैप्सूल, इसके अंदर ग्लूटाथायोन मौजूद है। ग्लूटाथायोन, हाँ। अच्छा, होता क्या है कि सिर्फ एक चीज है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने वाइटनिंग के लिए खाना है, एजिंग के लिए खाना है, स्किन के लिए खाना है, इम्यूनिटी के लिए खाना है, अब मैं कहूँगी कि मैं इतना कैसे खाऊं? कैसे खाएंगे आप? तो हम कहते हैं आपने सिर्फ स्किन फूड लेना है जो आपके स्किन के हर मसले का जो सोल्यूशन है वो इसके अंदर मौजूद है। ये ब्राइटनिंग भी देगा आपको, ये आपको जो है ना आपके स्किन को हेल्दी भी करेगा, आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपको खुद फील होगा कि आप किसी स्किन या ब्यूटी नहीं, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। ठीक है। तो ये हमारा स्किन फूड है। अच्छा, इसके साथ साथ खा तो रहे हैं, लेकिन लगाने के लिए भी कोई ऐसी चीज़ चाहिए। जो कॉमन एक इशू है वो ये आता है पिगमेंटेशन। अच्छा, हल्के फुल्के जो स्पॉट्स आते हैं आपको वो थोड़े बहुत चल रहे होते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जब हम क्रीम्स लगाते हैं या ट्रीटमेंट्स करते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई इस पर नहीं जा सकता। पिगमेंटेशन पाउडर ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक और कहना चाहिए आयुर्वेदिक फार्मूला है। इसको जब इस्तेमाल करते हैं ये हमारा मोस्ट डिमांडिंग चलता है, इसलिए कि जो उसको रेगुलर यूज़ करते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि केमिकल्स ही नहीं है ना, पाउडर फॉर्म में है। बिल्कुल, आप जब इस्तेमाल करना है पानी के साथ मिलाया, किसी जूस के साथ मिलाया, और ये बहुत तेजी के साथ जो आपके स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स होते हैं, जो मेलानिन एक जगह ब्लॉक हो जाता है, किन्नू आने वाले हैं, हाँ, तो वो माल्टा
किन्नू का जूस लिया, उसके अंदर मिला लिया, विटामिन सी भी मिल गया, उसके अंदर दही के साथ मिला लिया, घर में जो भी फ्रूट है उसका के साथ, रोज वाटर के साथ, सबके साथ आप मिला के उसको लगा सकते हैं। इसको लगा के आपने इस्तेमाल करना है। इससे आप कह रही छाइयां बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन हो जाएगी, फ्लॉलेस हो जाएगी। अच्छा बहुत ज़्यादा डार्क है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना है। इसलिए कि नॉर्मली ये होता है कि जब हम पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट करते हैं तो स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, इससे ये इशू नहीं आता है। तो इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं स्किन फूड के साथ तो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है। अच्छा फेस वॉश करने के लिए समझ में नहीं आता कौन सा वॉश करें, कौन सा साबुन इस्तेमाल करें, डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं। हर तरह के मसले के लिए हमारा फेस वॉश पाउडर है, जो हम कहते हैं कि हमारे पुराने ज़माने में वो हल्दी बेसन मिला के जो बनाते थे, ये फेस वॉश पाउडर है। और इस फेस वॉश पाउडर को अपना एज अ जो है ना अपने फेस वॉश के तौर पे इस्तेमाल करना है। आपने लेना है, थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करना है और उसे अपना फेस वॉश करना है। सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सन टैनिंग को भी रिमूव करता है। अगर ब्राइड्स हैं उनके लिए बहुत एक्सीलेंट है कि आपका उपटन का काम भी करेगा। अगर आप उसको थोड़ा सा चमेली के तेल में आप मिला लीजिए या उसको रोज वाटर के साथ मिला लें और उसकी थोड़ी सी जैसे लुपड़ी करें और देन इसको वॉश कर लें, तो ये आपका जो है आपका उपटन का काम और आपका जो है वॉश का काम दोनों का काम करेगा। बिल्कुल। अच्छा डे एंड नाइट क्रीम की तरफ भी आ जाए, क्योंकि बिल्कुल आज तो लग रहा है धूप नहीं निकल रही लेकिन टैनिंग हो रही है। टैनिंग लोग समझते हैं कि बारिश का मौसम है तो आपको सनब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं, क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है, धूप नहीं निकल रही तो धूप नहीं है लेकिन सूरज मौजूद है। Exactly. और जब सूरज मौजूद है उसकी रेज मौजूद है तो ये स्किन ब्राइटनिंग जो डे क्रीम है ये SPF के साथ है और आपको इसके साथ अलग अलग बहुत सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने ये अप्लाई किया, चाहे अपना टेंट लगाइए, दैट्स इट। और ये आप इजीली चाहे धूप है या नहीं है आपको सन प्रोटेक्शन मिलेगी। इसको आपने लगाना है, ये ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, आपके जो है ना स्किन को फ्लॉलेस करता है। इसके साथ आप रात में ये वाली क्रीम लगाएंगे। अच्छा होता है क्या है, कॉम्बिनेशन होता है कि आप दिन में तो लगा रहे हैं लेकिन रात को भी आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो आप डिफरेंट चीज़ें अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाए, उसके ऊपर स्पॉट्स खत्म हो जाए, स्किन की ब्राइटनिंग बढ़ जाए, मतलब कलर साफ हो जाए, तो आपको ये रात वाली क्रीम लगानी है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सबसे बड़ी बात ये एमकॉर्डे की जितनी प्रोडक्ट्स हैं इसमें कोई ऐसा केमिकल मौजूद नहीं है जो आपके स्किन को छोड़ने के बाद नुकसान पहुंचाए। नॉर्मली जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जब हम छोड़ते हैं तो हमारी स्किन वैसी हो जाती है, धब्बे आ जाते हैं, रंग खराब हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर डे एंड नाइट क्रीम इस्तेमाल करें, जब आपका दिल चाहे आप छोड़ना चाह रहे हैं या आप किसी और चीज़ से स्विच कर रहे हैं या आपने किसी वजह से भी छोड़ दिया तो आपका रंग खराब नहीं होगा, आपकी स्किन वैसी हेल्दी रहेगी। अच्छा मेंटेनेंस के लिए आप लगा सकते हैं। अच्छा बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्रीम्स तो वह हैवी हो जाती है, आजकल तो सीरम का ज़माना है, तो एमकॉर्डे के पास सीरम भी मौजूद है। विटामिन सी सीरम लोग बहुत डिमांड करते हैं, लड़कियों की बड़ी ख्वाहिश होती है कोई सीरम लगाना है, तो ये आपने इवनिंग में लगाना है। हमेशा थोड़ा स्किन को ड्राई करता है विटामिन सी हमेशा, बट आप इसको हमेशा लगाइए। आप इसको इवनिंग में लगाइए, बिफोर मेकअप भी लगा सकते हैं और रात को भी क्रीम से पहले इसको लगा सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको एक्ने का इशू है, जो चाहते हैं कि जी एक्ने ख़त्म हो जाए, दाने ख़त्म होने के साथ साथ उनके निशानात भी ख़त्म हो जाए, स्पॉट्स भी ना रहे, तो एक्ने सीरम यूज़ करना है। ये जो है एसेंशियल ऑयल्स का फॉर्मूला है और इसको जब आप लगाते हैं तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपके स्किन को ड्राई करेगा, आपके स्किन सेंसिटिव होगी, कुछ भी नहीं होगा और एक्ने के स्पॉट्स को ये क्लियर करेगा। एंटी एजिंग, इसलिए कि हम कुछ भी हो जाए, हम नहीं चाहते कि हमारी एज बढ़े, उम्र बढ़े लेकिन उम्र नज़र नहीं आनी चाहिए, उसके लिए एंटी एजिंग सीरम है जो कि कहते हैं ना बढ़ती उम्र के असरात को छुपाता है। जब आप ये रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके फाइन लाइंस नहीं आती, आपकी स्किन बहुत तेज़ी के साथ लूज़ नहीं होती। आप इसको नेक पे लगाइए, हाथों पे लगाइए, फेस पे लगाइए, तो ये आपकी एज को जो है डिले कर प्रोसेस को स्लो करता है। आई सीरम, हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हम डाइटिंग भी कर रहे हैं तो हमारे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। उसके लिए हमें आई सीरम यूज़ करना चाहिए। इसको ट्वाइस अ डे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, दिन में भी लगाएं और रात में भी लगाएं। तो अच्छा ये डार्क सर्कल्स ख़त्म करने के साथ साथ आपकी जो पफीनेस है ये उसको भी ख़त्म करता है। नॉर्मली डार्क सर्कल्स हम छुपा लेते हैं लेकिन जो पफीनेस है वो बहुत बुरी लगती है, तो पफीनेस के लिए जो है आप आई सीरम यूज़ करें तो ये जो है आपकी पफीनेस को भी ख़त्म करता है। अच्छा इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये मेल्टर प्लस, हम वेट के लिए बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं लेकिन मेल्टर प्लस एक कंप्लीट फॉर्मूला है जो आपकी जो बहुत ज़्यादा भूख है उसको कम करता है, कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करते। और इसको रेगुलर यूज़ करने से जो है ये आपके वेट को बैलेंस करता है, आपकी ओवर ईटिंग जो आपकी हैबिट है उसको ख़त्म करता है, आपकी भूख जो बहुत ज़्यादा लग रही उसको सप्रेस करता है और ये आपका वेट मैनेज करता है। अगर आप इसको रेगुलर खा रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका वेट कम होना शुरू हो गया और ओवर ईटिंग के बावजूद आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये आपको वेट कंट्रोल करने में मेल्टर प्लस जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और उसको
2 से 3 मंथ्स का कोर्स होता है, जो एक्सेस वेट होता है वो ख़त्म हो जाता है और मज़ीद बढ़ने से इसको ये रोकता है। खासकर बेली फैट के लिए बहुत इफेक्टिव है, तो इसको हमने इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, इसके साथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है हेयर का, इसलिए कि अब सुबह ही मैं तैयार हो रही थी, सब कुछ हो गया, लेकिन वो एक लुक नहीं आती है और जैसे बाल बनते हैं आपकी शक्ल बदल जाती है। और जब तक देखिए बालों का सर पे होना बहुत ज़रूरी है और उनका हेल्दी बनने के लिए हाँ, उनका सर पे होना भी ज़रूरी है। और फिर जब होंगे तभी आप उनको संवारेंगे। तो बालों को बरकरार रखने के लिए, जब कम हो गए तो उनको वापस लाने के लिए ये हमारा हेयर विटामिन है, जो कि ग्रोथ में इजाफा करता है। बहुत यकीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कहते हैं कि 4 मंथ्स का कोर्स आप करें, इंशाल्लाह आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर बहुत गंजपन आ गया, किसी भी वजह से हो गया है, तो वो दोबारा आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। हेयर विटामिन के साथ ये टॉनिक है, ये डेली लगाया जाता है। इसको लगा के छोड़ देंगे वाटर बेस, इसको वॉश करने की नीड नहीं होती कि रोज़ाना कौन शैम्पू करेगा। ये वो जिनके बालों बहुत गैप आ गया है, बहुत खासकर मर्द हजरात के, तो इसको हफ्ते में 3 बार 4 दफ़ा लगा लें। इसको थोड़ा सा ऑयल बेस होता है, इसको लगा के मसाज कर लें। ये वहाँ पे जहाँ पे गंज आ गया है, बिल्कुल बाल पैच बन गया है, ये वहाँ पे हेयर ग्रोथ लेके आता है। तो ये 4 मंथ्स का आपने करना है, तो आपके बालों के जितने इश्यूज हैं इंशाल्लाह ताला वो सब अच्छा अब जाहिर है आप कराची वालों के तो इश्यूज सॉल्व करती हैं। हम आप पंजाब टूर पे भी जा रही हैं, उसके बारे में ज़रा बताएं ताकि वो लोग फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल, पंजाब टूर पे हम जा रहे हैं, हमेशा की तरह जा रहे हैं। अच्छा, पंजाब के साथ मैं बता दूँ कि दफ़ा हमने कश्मीर भी ऐड किया है। ओह वाह। तो पंजाब में हमारा लाहौर है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है और कश्मीर में मुजफ्फराबाद है। तो ये सारे डेज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट के ऊपर भी, फेसबुक पे, इंस्टा पे आप नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी से अपनी जो है ऐसे कमिंग वीक में हम लोग वहाँ पे होंगे। सैटरडे से हम लोग पूरा 5 डेज जो है हमारा टूर है। तो ये तमाम चीज़ें जो हम ट्रीटमेंट्स लेके जा रहे हैं, रसास पता पूरा जा रहा है और जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं 20% तमाम ट्रीटमेंट्स के ऊपर ऑफ होगा पूरे पंजाब के लिए, मुजफ्फराबाद कश्मीर के लिए, और जो हमारी मेडिसिन है उस पर भी डिस्काउंट होगा। और सबसे बढ़ के मुझे पता है आप क्या कहना चाह रही हैं, आप पूछ रहे हैं गुड मॉर्निंग यस कि टाइमिंग्स के अलावा कि यहाँ के लिए क्या डिस्काउंट है। आपके शो के हवाले से तो रसास वदा में 1 वीक के लिए 20% तमाम ट्रीटमेंट्स के ऊपर ऑफ है और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिस्काउंट है। अपनी टाइमिंग्स बताएं। टाइमिंग्स है मंडे टू सैटरडे हम लोग होते हैं 11 to 7 और आप तमाम लोग कभी भी आ सकते हैं। वॉक इन है, मैं मौजूद होती हूँ, डॉक्टर सारे मौजूद होते हैं और तमाम प्रोसीजर्स, तमाम मेडिसिन, सब चीज़ें आपको अंडर वन रूफ मिल जाएंगी। तो फिर ये भी बता दीजिए कि प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आराम से पहुंच जाएंगी ऑर्डर बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में जो है आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। पाकिस्तान के अलावा सऊदीया में, दुबई में भी तमाम प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। आपको ऑर्डर करना पड़ता है और सिर्फ आपने वेबसाइट के ऊपर जाके ऑर्डर करना है, आपने इंस्टा के ऊपर जाना है, फेसबुक पे जाना है, या जो नंबर्स हैं आपने कॉल करनी है। पाकिस्तान में आप कहीं पे भी हैं, इन अ वीक जो है आपको विद इन अ वीक जो है तमाम प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती है। बाकी कंसल्ट करने के लिए क्लिनिक रसास पता मौजूद है और उसके अलावा हम हर दूसरे महीने जो है पूरा पंजाब विजिट करते हैं। सबको पता है, अब तो सबको याद हो गया है, तो वो तमाम शहरों में आप आके जो है कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिराइल। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा आज, और अगर जो सीखा है अल्लाह करे कि उसकी वजह से आपकी टेंशन दूर हो जाए। बहुत सारी दुआएं आपके बच्चों के लिए कि अल्लाह मियां उनकी सेहत सलामत रखे ताकि आप खुशबाश जिंदगी गुजारें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।